एहतजाज, मुज़ाकरात, यकीन दहानियां बेकार। कराची वाले भुगत रहे हैं आज भी लोड शेडिंग का अजाब। ओवर बिलिंग और बिजली की बंदिश से कब छूटेगी जान, शहरियों का सवाल। अब कराची की गलियों में कुर्बानी नहीं होगी, ना ही घर के बाहर मवेशी को ज़िबा किया जा सकेगा। सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख ने खबरदार कर दिया। सिंध हुकूमत के अहम फैसले से मुताल्लिक जानिए कुछ ही देर में। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। हम दोनों जागे जागे हैं, ऐसा लग रहा है आपको, और हम ये सोच रहे हैं आप भी जागे जागे हैं। इसी खुशफहमी में रहने को जी चाहता है, और इस खुशफहमी में रहने को जी चाहता है कि जब घर जाएंगे तो बिजली आ रही होगी। ऐसा कराची में नहीं हो रहा। कराची वालों की जान जा रही है और बिजली है कि आ नहीं रही है। और किरण, मैं तो इस बात पर हैरान हूं कि जो इतनी मुलाकातें हुई, जो इतनी मुशावरत हुई, जो इतने नोटिस लिए गए, जो इतनी मुलाकातें की गई, जो इतनी डिस्कशंस की गई, उसके बाद यकीन दहानियां कराई गई। यकीन दहानियां कराई गई। जख्मों पे मरहम रखिए, ये याद दिला के लोगों को कि यकीन दहानी कहां से कराई गई थी। किरण, कहां से? इस्लामाबाद से लेकर कराची तक, प्राइम मिनिस्टर हाउस से लेकर गवर्नर हाउस तक, हर तरफ से यकीन दहानी कराई गई थी कि अब लोड शेडिंग नहीं होगी। इसका जवाब भी आया था और कहा यह गया था कि जहां पर लोड शेडिंग पहले होती है वहां पर बहरहाल होगी, लेकिन मसला वैसा है नहीं, क्योंकि जहां पर लोड शेडिंग नहीं होती किरण, वहां पर भी हो रही है। लोड शेडिंग नहीं होगी, कुछ ऐसे जोन्स थे, लेकिन अब हर जोन में लोड शेडिंग हो रही है, भरपूर हो रही है, और 8 घंटे तक तो बिजली जाती है। ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि हर जोन अब एक डेड जोन सा नजर आता है हमें। ऐसा ही कुछ मामला है। एग्जैक्टली, क्योंकि यही मामला है। अच्छा किरण, किसी और की क्या बात करनी, किसी और इलाके की क्या बात करनी, यानी हम तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नाजरीन के साथ शेयर कर रहे हैं कि अपने इलाके का ये हाल है भैया, कि जहां लोड शेडिंग नहीं होती थी, जहां पर अभी भी एप्लीकेशन पर लिखा आता है कि आपका इलाका लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है, लेकिन वहां पर रोजाना एक फिक्स्ड आवर में लाइट जाती है, लेकिन जवाब आता है कि फॉल्ट है। मैं हमेशा ही कहता हूं, सवाल उठाता हूं, ये कौन सा फॉल्ट है जिसका टाइम मुकर्रर है? ये कौन सा फॉल्ट है 1 घंटे बाद ठीक हो जाता है और अपने मुकर्रर वक्त पर दोबारा हो जाता है? और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बात करेंगे, लेकिन इस वक्त पूरे शहर का हाल है क्या, कहां पर लाइट जा रही है, इस पर बात करेंगे। कौन सर्द आहें भर रहा है? एग्जैक्टली, ज़ाहिर सारे ही सर्द आहें भर रहे हैं। सऊद बिन मुर्तज़ा ने हमें ज्वाइन किया है। सऊद, थोड़ा सा प्लीज ब्रेकडाउन इस तरीके से दीजिएगा कि कराची, कितने फीसद इलाका कराची का ऐसा है जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना था, है भी, लेकिन वहां पर लाइट जा रही है? तो मैं था ही कहूंगा। जी बिल्कुल, देखिए के इलेक्ट्रिक हुक्काम के मुताबिक वो इलाके जहां पर उनको रिकवरी 100% होती है वो जो है मुस्तस्ना होते हैं, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आता। कराची में कई बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां से 100% रिकवरी होती है। इसके बावजूद जो है लोड शेडिंग के नाम पर या किसी फॉल्ट के नाम पे रोज़ाना की बुनियाद पे जो लाइट है कई घंटे बंद कर दी जाती है। मैं अपने इलाके की बात की जाऊँ जहाँ पर 100% रिकवरी होती है, इसके बावजूद जो है अचानक लाइट चली जाती है, या तो फॉल्ट बता दिया जाता है या कोई और मसला, और कहा जाता है कि 1 घंटे में या कुछ देर में लाइट आ जाएगी। कि शहर का एक बड़ा हिस्सा है जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो उसको जो है लोड शेडिंग से वो मुस्तस्ना है, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आता कि शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहाँ पर बिजली ना जाती हो, क्योंकि हर इलाके में कम से कम 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे और इससे ज़ायद की जो लोड शेडिंग है या फॉल्ट के नाम पर बिजली बंद की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ CEO ने ख़ुद भी इस बात का एतराफ़ किया था, जो कराची की बिजली की जो डिमांड है वो 3500 मेगावाट है और के इलेक्ट्रिक सिर्फ 3200 जो है फराहम कर सकती है। तो इसकी वजह से भी एक बड़ी परेशानी का सामना जो है शहरियों को करना पड़ता है। लेकिन सऊद, एक बात और उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया कि फर्नेस ऑयल तो जो रिक्वायर्ड है वो मिल रहा है, लेकिन गैस का प्रेशर लो है, तो जो चार्ज किया जाता है वो तो फर्नेस ऑयल के रेट पर ही चार्ज किया जाता है। तो ऐसे में ये कह देना कि फर्नेस ऑयल तो पूरा है बट गैस प्रेशर लो है, ये किस तरफ को लेकर जा रहे हैं? अपनी कोताही किस पर डालना चाह रहे हैं? ये समझते हैं अवाम बेवकूफ़ है। जी हाँ बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने इस बात का एतराफ़ खुद भी किया था CEO के इलेक्ट्रिक ने कि ये जिम्मेदारी सिर्फ उनकी अकेले की नहीं है, कि इलेक्ट्रिक की इसमें और भी इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जो है मुख्तलिफ बहाने और वजूहात बता दी जाती हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों शहरी जो है कि इलेक्ट्रिक के दफातर का रुख करते हैं, ओवर बिलिंग समेत दीगर मसाइल को लेके, जहाँ पर वो ख्वार होते हैं, रोज़ाना उनके मसाइल होते हैं और ओवर बिलिंग के नाम पर उनकी बिजली बंद कर दी जाती है और ये कहा जाता है कि इस इलाके में 100% रिकवरी नहीं है।
और कल भी ये कहा गया कि जो बिलिंग का जो मामला है उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो जब ये मामला एडजस्ट होता रहेगा तो तब तक जो है इलाके 100% जो रिकवरी है वहाँ पर नहीं आएंगे और जो मुस्तस्ना इलाके वहाँ पर बिजली बंद रहेगी और इसकी वजह से मजीद परेशानी लोगों की बढ़ती रहेगी। और अभी दिन भर में क्या सिचुएशन है? अभी दिन का आगाज़ होते ही मुख्तलिफ हिस्से शहर के ऐसे हैं कि जहाँ पर जो लाइट गई है 6:30 या 7 बजे से अभी तक दूर दूर पता नहीं है। कुछ एरियाज़ कराची के अभी भी ऐसे ही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कराची में ना सिर्फ सुबह बल्कि रात गए भी अचानक बिजली बंद कर दी जाती है। स्कीम 33 मलीर के इलाके हैं और नॉर्थ कराची समेत जो मुख्तलिफ इलाकों में सुबह भी लोड शेडिंग की जाती है और उसके साथ जब जैसे दिन का आगाज़ होता है तो कम अज़ कम भी जो है 3 घंटे जो और दिन अभी के भी हैं ऐसे ही उसमें था। 1 घंटे के नॉर्थ हिसाब कराची से और आसपास के एरियाज ऐसे थे कि जहां पर लाइट सवेरे सवेरे गई है, 6:30 बजे गई है। कुछ कराची के एरियाज ऐसे हैं जहां 5 बजे सवेरे की लाइट गई हुई है। अभी तक तो यही था कि वहां लाइट नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस सिलसिले में। तो जब एक बड़ी शानदार जानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूं मैं और उसके बाद मेरी जान छूट जाए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ना मेरे हाथ में कुछ ना आपके हाथ में कुछ, बस मामला यूं ही चल रहे हैं। लेकिन जनाब कराची के सारे बिजली का बिल भर रहे हैं। जब आप आते हैं घिघियाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और फिर आप आकर छोटी मोटी गलतियां करते हैं तो लोगों को ये नहीं लगता कि आपसे तो अपना काम भी ठीक नहीं हो रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करेंगे। प्रॉब्लम ये कि अगर आप बहुत ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और फिर उसके बाद में आप बिल्कुल किसी अच्छे मुकर्रर की तरह, किसी सियासतदान की तरह आकर के स्टेटमेंट्स देने लगे, तब भी नालायकी पर, ना अहली पर, बदमाशी पर वही सवाल उठेंगे, वही बात की जाएगी जो अभी की जा रही है कि इलेक्ट्रिक के सीईओ आए, बैठे, घबराए, सटपटाए और फिर उसके बाद में कहा कि पहले तो 10 से 12 घंटे के लिए बिजली जा रही थी, अब तो लोड शेडिंग घट गई है, 7 से 8 घंटे हो गई है। और किरण, बड़ा एहसान किया, बड़ा एहसान किया कि वो आए, बड़ा एहसान किया, चेहरा कराया, बड़ा एहसान किया, बात की। लेकिन अगर तैयारी से आते तो और अच्छा लगता, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना मुश्किल नहीं होता, सवालों के जवाब देना मुश्किल होता है भैया। कैसे दें, क्योंकि जवाब है नहीं। क्योंकि सवाल बड़े पर्टिनेंट हैं लेकिन उसके जवाब इनके पास है नहीं। अब देखिए तो सही कि पहले कुछ कहते हैं और बाद में कुछ कहते हैं। पहले कहते हैं लोड शेडिंग हो रही है और बाद में कहते हैं कि वो क्योंकि 24 आवर्स लाइट आ रही है इसलिए बिल ज्यादा आ रहा है। साथ कहते हैं अच्छा ओवर बिलिंग का मसला, चलिए इसके लिए हम ये करेंगे कि मीटर रीडिंग की तस्वीर खींचकर बिल पर लगाकर भेज देंगे। यानी सवाल कुछ हो रहा है, जवाब कुछ आ रहा है, पहली बात को खुद ही निगेट करते चले जा रहे हैं और जो कुछ उन्होंने कहा उसका जरा अहाता करेंगे, दिखाते हैं आपको कल वो जिस तरीके से आए और जिस तरह किरण ने भी कहा ना, सटपटाए, घबराए, वाकई घबराए हुए थे। इससे बहुत बेहतर था कि आप ना आते। एनीवेज आए, बात की जरा दिखाते हैं कहा क्या था। जो शहर के अंदर कोई भी इलाका है उसमें 7.5 से 8 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं हो रही है और ये 7.5 से 8 घंटे लोड शेडिंग ये किसी भी नॉर्मल हालात में भी होती रहती है। हमारे पास कराची शहर को बिजली सप्लाई करने के लिए तकरीबन 1800 फीडर्स हैं, तकरीबन 26,500 ट्रांसफार्मर्स हैं। किसी भी एक वक्त में 15 से 20 फीडर्स जो हैं उन पे या तो कोई काम हो रहा होता है या कोई फॉल्ट हो रहा होता है। समझा ये जाता है कि ये लोड शेडिंग है। मैं फिर से बड़ी क्लियरली बता दूँ कि ये लोड शेडिंग नहीं होती, वो उस इलाके के फॉल्ट्स होते हैं और अगर वो फॉल्ट्स कुछ ज़्यादा लंबे अरसे तक रहें तो उस फीडर को लोड शेडिंग से एग्जेम्प्ट भी किया जाता है। प्लान्स यही है कि अगले साल की बिजली मैंने आपको बताया कि तकरीबन 550 मेगावाट ऐड होगी, उसके अगले साल 800, उसके अगले साल अनदर 7 से 800, तो तकरीबन 2100 मेगावाट अगले 3 साल में ऐड हो रही है। ओवर बिलिंग के ऊपर भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा इसके अंदर मेरे ख्याल से मिथ्स ज़्यादा है। बिल जो रेट है वो हम ना अपनी तरफ से उसे बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। कराची का टैरिफ इस वक्त मुल्क से 2.5 रुपये कम है। हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं इंशाल्लाह कि आपको आपके बिल के ऊपर अपनी मीटर रीडिंग की तस्वीर नज़र आए, ताकि ये एक जो है मुबहम होता है कि ये मीटर रीडिंग किस डेट की हुई है या क्या यूनिट से, वो भी आपको नज़र आ जाए तो आप वो भी देख लें। मेरा ख्याल अब भी यही है, अगर बहुत बेहतर अंदाज में बात करते तब भी यही हाल होना था, तब भी ऐसे ही लाजवाब रहना था, तब भी ऐसे ही गोलमोल बातें करनी थी। बात ही ऐसी है, आप अपना काम ढंग से नहीं कर रहे, बात ही ऐसे ही है। आप बिल पूरा वसूल कर रहे हैं लेकिन लोगों को सहूलत नहीं दे रहे, इसीलिए तो कराची का सारिफ परेशान है और फिर उसके साथ साथ एहतजाज भी हो रहे हैं। एहतजाज, मुज़ाकरात, यकीन दहानियाँ, सब कुछ बेअसर। कराची वालों को भुगतना पड़ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरे का, लोड शेडिंग का अजाब। अवामी नुमाइंदे जिस कदर भी कोशिश करे तब्दीली दिखाई नहीं देती। शहर में बिजली सप्लाई की सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है, ख़राब होती चली जा रही है। कई इलाकों में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है और सितम उस पर यह भी है कि ओवर बिलिंग भी गले का फंदा बनती चली जा रही है। कोई है जो कराची के शहरियों का मसला सुने, उनकी
बात सुने। हम आपको दिखाते हैं कि जो नया दिन का पिछला शो था उसमें खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करते हुए क्या कहा गया था जनाब गवर्नर साहब की तरफ से। एग्जैक्टली, सुनवाते हैं नाज़रीन आपको। उम्मीद है कि जो शेड्यूल उन्होंने पोस्ट किया है उसके अलावा कोई लोड शेडिंग नहीं होगी, यानी जो कराची में लोड शेडिंग कल तक हो रही थी वो 77% कम हो जाएगी। ये रोना अब नहीं चलेगा, अब हमें फॉर्म करके दिखाना है कि इलेक्ट्रिक ने शहर में। इस बार वज़ीर आज़म इज वेरी वेरी सीरियस टू रिजॉल्व कराची इश्यूज इंक्लूडिंग के इलेक्ट्रिक। नोटिस लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, ये तो गवर्नर सिंध साहब की बात थी। और इससे पहले असद उमर साहब की बात भी आपको याद होगी, उन्होंने कहा था बात हो गई है, मुलाकातें भी हो जाती हैं, मुशावरत तो ज़ाहिर है इस वक्त भी हो रही है, पहले भी और आगे भी चलकर होगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने इस मामले का नोटिस लिया हुआ है और हर 2 दिन बाद इस पर डिस्कशन वहाँ पर होती है। बट एनीवेज, असद उमर साहब ने भी कहा था कि अब कराची में लोड शेडिंग नहीं होगी, और हम फिर वही कहते हैं कि लोड शेडिंग का मसला अपनी जगह, और इसके साथ साथ एक बड़ी खूबसूरत सी टर्म लेकर आए हैं कि इलेक्ट्रिक वाले, वो कहते हैं दिस इज लोड मैनेजमेंट, कि जहां पर लोड शेडिंग नहीं होती वहां पर लोड मैनेजमेंट होता है। एनीवेज जी, इस पर बात करेंगे। सारिफ का जो दिमाग है ना, सारिफ का जो दिमाग है ना, वो मिसमैनेज हो जाता है। एग्जैक्टली जी, ऐसी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। जिन्होंने मैनेज करना है, जो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वाई? बिकॉज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची से वोट मिला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा इस मामले पर आवाज़ उठाते आए हैं, एहतजाज करते हैं। वैसे फिरदौस शमीम नकवी साहब ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रिक के ऑफिस गए भी थे। एहतजाज की बात अपनी जगह, क्योंकि अवाम एहतजाज करती है, हुक्मरानों ने एहतजाज नहीं करना होता, उन्होंने काम करना होता है। फिर भी ना कभी कभी जब हुक्मरान या अवामी नुमाइंदे आकर हम आवाज़ हो जाते हैं अवाम के, तो बड़ा अच्छा लगता है। नो डाउट। फिर उसके बाद जब वो आवाज भी नहीं सुनी जाती ना, फिर बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। अगर इनकी नहीं सुनी जा रही तो हम किस खेत थे जावा। चले जी, हलीम आदिल शेख साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ज्वाइनिंग अस टुडे। हलीम साहब, गुड मॉर्निंग। हलीम आदिल शेख साहब, कितने शोज आपके साथ भी हमने किए और इस पर हम डिस्कशन करते हैं, एहतजाज आप भी करते आए, लेकिन आपसे सवाल करने से पहले आपसे सवाल करने से पहले एक बार फिर नाज़रीन को हम दिखा भी रहे हैं विजुअल्स, कुछ बिल्स भी हैं और कुछ एहतजाज के शॉट्स में। लेकिन हलीम आदिल शेख साहब ज़रा बताइएगा, एहतजाज अवाम भी कर रहे हैं, एहतजाज आप भी कर रहे हैं, कहते आप भी यही हैं, कहते असद उमर साहब भी ये हैं, कहते गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब भी हैं कि अच्छा बात हो गई है, मामलात सुलझ रहे हैं, बेहतरी की समत में जा रहे हैं, लेकिन इन एक्चुअल ऑन ग्राउंड ऐसा है नहीं। हलीम आदिल शेख साहब से रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है, दोबारा उनसे रब्ता बहाल करते हैं, सवाल फिर उनके से यही करेंगे। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है, सवाल बनता भी यही है कि इस वक्त सिचुएशन है क्या, क्योंकि कराची में कोई एक इलाका भी ऐसा नहीं है जहां पर इस वक्त लाइट ना जा रही हो। मैं लोड शेडिंग का इसलिए इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि अगर इस्तेमाल करूंगा जवाब आएगा लोड शेडिंग नहीं, लोड मैनेजमेंट है। और सीईओ साहब फरमा रहे थे खुद भी, और के इलेक्ट्रिक ने बड़ा खुल के ये बात कह भी दी है, वो इलाके जहां से उनको फुल रिकवरी होती है, जहां का सारिफ बिजली चोरी नहीं करता, जहां का सारिफ पूरा बिल पे करता है, इनफैक्ट वो जाके किस्त भी नहीं कराता, वो अपने काम को अपनी जिम्मेदारी समझकर इसको करता है कि वो जाए, उसने जो बिजली इस्तेमाल की है उसका बिल जमा कराए। लेकिन उस इलाके में भी लोड शेडिंग की जा रही है, और वहाँ पर भी अगर आप ये कह दें कि अब 10 घंटे नहीं होती, अब तो 7 और 8 घंटे होती है, तो भी कलेजा ठंडा नहीं होगा कराची के सारिफ का। तो जनाब हलीम आदिल शेख साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम से बहुत बुरा हाल है, लोड बहुत बुरा हाल है। मैं एग्जैक्टली यही कहने वाली थी शेख साहब, आजकल जब कराची के शहरी एक दूसरे से सलाम दुआ करते हैं तो वो ये नहीं कहते आप लोग कैसे हैं, वो ये कहते हैं भाई तुम्हारे यहाँ बिजली आ रही है, बिल्कुल अपनी तरफ तो नहीं आ रही। मेरे यहाँ भी नहीं आ रही, अभी आपसे बात करो, जनरेटर चला के आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं आ रही बिजली। सर आप भी बिल नहीं देते? लगता है ऐसे ही लग रहा है कि आप बिल नहीं देते या हम बिजली चोरी करते हैं या हम कुछ नहीं करते हैं। देखिए सीरियस पॉइंट नोट पे कहूँ कि यकीन जानिए, उस रोज मीटिंग में ये जो एक तैयार शख्स कल बैठा हुआ था, उस रोज इसने उस फोरम के ऊपर जो किया, मोनिस अलवी के चीफ सीईओ के इलेक्ट्रिक कल जो बैठे हुए थे, मैं बताना चाहता हूँ उस रोज जब कराची की मीटिंग हुई, वहां मतलब इन्होंने झूठ बोला, अय्यारी की, मक्कारी की, और वहां इन्होंने कहा कि जी अब मैं बताता हूँ आपको क्या करते हैं ना, इनके पहले इनके मुंह से निकल गया कि जब 2800 जनरेट कर रहे हैं और 3200 की रिक्वायरमेंट है, ये करेंगे तो 200 और मिल जाएगी। फिर उसके बाद एक और साहब है, जरा छोटी दाढ़ी वाले थे, कल भी बैठे हुए थे साथ, वो कहते हैं कि जब 2950 जनरेट कर रहे थे, मैंने जब ही कहा, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, मैंने कहा जी अभी सामने 150 मेगावाट का झूठ बोल रहे हैं ये लोग, कहेंगे नहीं मैंने तो कहा ही नहीं।
और 20 लोगों के सामने इन्होंने कहा, और इन्होंने कहा कि जी, उसके बाद उनको कहा गया असद उमर साहब ने कि आपको बताइए क्या चाहिए। उन्होंने कहा जी वहाँ गैस प्रेशर कम है, उन्होंने कहा मिलेगा। उसके बाद उन्होंने कहा फर्नेस ऑयल, उन्होंने कहा मिलेगा। गिद्दू वालों से कहा, वही उस वक्त सब लोग मौजूद थे। और देखिए हम कोई खुद बिजली नहीं अपने हाथ से नहीं चलानी हमने, जो जो इन्होंने कहा उनको दिया गया, इनकी कमिटमेंट पे, इनके वादे पे। और लेकिन जो मैं जो कह रहा हूँ ना, झूठा अकार और मकार जो है, क्यों कहता हूँ, ये जब वहां से उठ के खाने की टेबल पे गए तो इन्होंने, वो कहते हैं कि आम अल्फाज में लोगों को समझ आ जाएगा, बबलिंग शुरू कर दी। मतलब वहां से इन्होंने, मतलब मैंने वो बता दिया जो आम हमारे यहाँ गली महल्ले में बात होती है ना, उधर जाके इन्होंने अपनी बात पे, तो उसके ऊपर असद उमर साहब ने कहा था और गवर्नर के, अभी तो आप कुछ और कह रहे थे। तो इन्होंने उस वक्त हमसे टाइम लिया था 1 हफ्ते में, और उन्होंने कहा मंडे से ये आप हमें गैस दे दें, ये हमें फर्नेस ऑयल पहुंचा दें तो हो जाएगा। उस रोज था, क्या दिन था उस दिन, सॉरी इतवार का दिन था शायद, या हफ्ते का था। इतवार को उन्होंने कहा कि चूंकि वैसे ही लोड शेड कम होती है, फिर से मिल जाएगा, लेकिन हफ्ते का टाइम दिया। और ये जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूँ इनकी कमिटमेंट के ऊपर हम आगे बात करते हैं। इसके ऊपर उस दिन गवर्नर साहब ने जो बात की, जो इन्होंने कहा, लेकिन हम शर्मिंदा है, हमें अफसोस है बहुत ज्यादा। लेकिन पता है क्या, अगर मैं या एक आम आदमी की बात करते हैं ना, अगर वो किसी की यारी में आ जाता है, किसी के धौंस में आ जाता है ना, तो वो देखता है आप लोगों की तरफ, बिल्कुल आप लोगों की तरफ देखता है। और अगर आप भी बेबस महसूस हो, आप भी गुस्से में महसूस हो, आपको भी देख करके ये लगे कि अरे वो तो अयारी मकारी आपको भी दिखा रहे, फिर अब मुझे ये बताइए कि फिर होगा क्या? सिर्फ आप एहतजाज होगा, आगे चीजें रिजॉल्व नहीं होंगी। वो ऐसे ही मुंह पे बैठ के झूठ बोल देंगे, आप लोग ऐसे ही खाना खा के सब अल्लाह हाफिज़ टाटा बाय बाय करके चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब वो कुछ होगा इंशाल्लाह, क्योंकि उस दिन कहा था, उस दिन उस मीटिंग में असद साहब ने कहा आपको बताएं, तो उन्होंने बिजली काट दी आज आपको भी लोड शेडिंग से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा क्या क्या आपको चाहिए, जो उन्होंने कहा वो उनको दिया गया। उन्होंने उससे ज़ेरे लब एक बात कही थी, देखिए मैं ओपन हूँ, हम कुछ छुपाना नहीं चाहते और हम शुक्रगुजार हैं जिस अंदाज ने, जिस समा ने इस इशू को टेकअप किया हुआ है, जिस अंदाज से आपने लिया हुआ। ठीक है, आप लोग अगर हमारी खुलाई खिंचाई धुलाई करते हैं, आपका हक है और हमें बैठना चाहिए, हम नहीं भागते आपसे। मैं अर्ज कर रहा हूँ, जायज है ना, आप हमें जवाब देना है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, उस दिन उन्होंने ज़ेरे लब एक और कही थी कि जी बस 1 हफ्ते के अंदर हमने जो गैस से फर्नेस ऑयल पे शिफ्ट करना है, वो जो टाइम लगता है, क्योंकि हाइब्रिड वो है, वो इनके जो पावर प्लांट्स है, उसकी शिफ्टिंग के अंदर पुराने हो गए। मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे पहले मैंने तस्लीम किया, हम जिम्मेदार हैं, हमने हल करना है, बिल्कुल हम जवाबदेह हैं। लेकिन मैं एक और आप तो मुझे रोकेंगी, लेकिन मैं कहूंगा काश ये सिस्टम पहले से अपग्रेड हुए होते, काश इसके ऊपर पैसे लगवाए होते। मैं कहता हूं काश अब हो जाए, का मौका नहीं मिलता। अजीब शाह, मैं भी कह रहा होगा, अरे होगा, आप देखिएगा, माफ नहीं किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर सबसे राब्ते के अंदर है, असद उमर साहब, गवर्नर साहब, उमर अयूब साहब, सिजाद कासिम, सब लोग राब्ते में हैं कि कराची वालों के साथ जो जुल्म हो रहा है। एक तो ये कि ये मामला ठीक करें, दूसरे ये कि जो शख्स हजारों में कमाता है उससे हजारों का ही बिजली का बिल वसूल किया जाता है। फिर ये इतनी गफलत में कहाँ सोए रहे कि इन लोगों ने अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया, उसको बेहतर नहीं बनाते चले गए। ये अचानक से तो इनके ऊपर इंकशाफ नहीं हुआ था कि भाई हमारे ऊपर इतना लोड पड़ने वाला है या सीजन ऐसा आने वाला है। ये तो साल साल पूरी आप एक फर्म चला रहे, कंपनी चला रहे, एक इदारा चला रहे, ये एकदम अचानक से तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये दोनों सवाल इनसे होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आज की सिचुएशन नहीं सर, इन्होंने टाइमली चीजें नहीं की सर, वो भी पूछा जाएगा। मैं समझता हूँ वही तो पूछा जाएगा कि 2009 में जब इनको दोबारा में 2004 से 9 के अंदर अबराज को मिलता है, 2009 में अबराज को फिर वो रिपीट करूंगा निशान इम्तियाज मिल जाता है उनको। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट ना 9 से 18, 13 से 18 कुछ नहीं कराया गया। और एक और अलमिया बताऊं आपको, सिंध गवर्नमेंट ने जो नेपरा में अपना नुमाइंदा भेजा है, वो 14-15 ग्रेड का एसडीओ मेमनगोट में होता था उनके ऑफिस में, उसको 22 ग्रेड में भिजवा दिया, चूंकि वजीर साहब का वो रिश्तेदार है एनर्जी के वजीर का। और उसको आज शक्ल नजर आई उसकी कहीं, वो सिंध गवर्नमेंट का नुमाइंदा है नेपरा में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ। वो के इलेक्ट्रिक ने अपना नुमाइंदा मैनेज करके कि जी आपका आदमी भेज दो, जो मानूंगा भेज दो इसको, वो नेपरा के अंदर बैठा हुआ है। तो सर इसके खिलाफ एक्शन तो वफाकी हुकूमत को लेना चाहिए। जी तो वफाकी हुकूमत के अंडर है।
ले रहे हैं, लेकिन आपको पता है सिंध गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, किसी के नुमाइंदे को हम नहीं कह सकते। अब सर, सिंध जो गवर्नमेंट बात आप यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि वो उस ग्रेड का ऑफिसर नहीं था जिस ग्रेड पर वो तैनात हो गया, तो ये तो एक्शन लेने वाली बात बनती है। नहीं, आपको समझा दूं, सिंध गवर्नमेंट ने वहां से हटा के उसको एक बंदे की तरह भेजा, एक बंदा फ्रॉम नॉमिनी ऑफ सिंध, वो कोई भी पर्सन हो सकता है, वो ग्रेड में ट्रांसफर नहीं हुआ, मतलब वो था कि इलेक्ट्रिक में, उसको सिंध हुकूमत ने सिंध के नुमाइंदे के तौर पर नेपरा में भिजवा दिया। रफीक शेख मेमन कोर्ट ऑफिस में वो कंप्लेंट था, एसडीओ था, क्या था, उसको 22 ग्रेड में लगा दिया। उसकी शक्ल नहीं नजर आती, बात तो करे, समझाए तो सही। हम देखिए बैठे हैं, आपकी अदालत में बैठे हैं, अवाम की अदालत में बैठे हैं, वो कि हमारा हम जिम्मेदार हैं मामले को ठीक करने के, हम जिम्मेदार नहीं है मामले को खराब करवाने के। जो किया किसी ने सर, एक बात 10 और साल इनसे कुछ कराया नहीं। ठीक, सच बोलना चाहता हूँ, एक और सच बता दूं, आज मेरे बाल देख रहे होंगे ना आप, मैं निकला जब पता चला आपका शो स्टार्ट होने वाला है, मोटर नहीं चल रही थी, बिजली नहीं थी, मैं ऐसे तेल वेल लगा के आगे बैठ गया हूँ। ये असर हो रहा है, बेचारे लोगों के साथ क्या हो रहा होगा, ये नहीं पता चल रहा था वैसे, आपने बताया तो मालूम हुआ है। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि यकीन जानिए हमारा दिल भी रो रहा है। ये लोग जुल्म कर रहे हैं हमारे वोटर्स के साथ, इस शहर वालों के साथ। ये माफिया है, ये किलर इलेक्ट्रिक है। याद कीजिए, अच्छा, एक काम किया वैसे के इलेक्ट्रिक ने, जी जी शेख साहब, एक काम किया के इलेक्ट्रिक ने, उन्होंने ये किया है कि अब आप देख सकते हैं कि कितने घंटों के लिए किस इलाके से बिजली जो है ना वो उन्होंने बंद की थी। ये एक अच्छा इक़दाम है, मैं इस पे स्क्रीन पर भी बता रही हूँ। अरे भाई, हम चाहते हैं कि किसको लाइट दे रहे हो। उस दिन इन्होंने क्या कहा था कि जी जो पहले से होती है उस वहां तो होगी जहाँ के लॉसेस होते हैं, चोरी होती है, लेकिन जहाँ नहीं होती वहाँ कुछ नहीं होगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ ना, मेरे घर में लाइट नहीं है, कभी नहीं जाती थी, मतलब माजरत के साथ ये सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। मालूम हो गया होगा ना ये आपका घर है। अच्छा, के इलेक्ट्रिक का डायरेक्टर असद शाह, कायम अली शाह का बेटा, मतलब ये मैं देखे आप कहेंगे हाली गोम पिल के इसकी सुई अटक जाती है, पीपल्स पार्टी पे अटकनी चाहिए, अटकती है, अटकेगी। ये मतलब चोरी करते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं आके। हम तो कर रहे हैं ना, हम तो सब कुछ कर रहे हैं। उस दिन आंखों में आके इनकी दूसरी क्या, ठीक सर, एक बात और, गवर्नमेंट एंटिटी नहीं है, प्राइवेट एंटिटी है, जिसलिए ये कह जाते हैं हमारे पास इंशाल्लाह। यही तो एक पॉइंट है आपके पास और पीपल्स पार्टी के पास कि जब सवाल होता है क्या करेंगे, पब्लिक करेंगे इनकी एग्रीमेंट, इनकी डील, इनका ये, इनका वो, इन्हें क्या करना था, क्या नहीं किया, एक एक चीज कुछ छुपाएंगे नहीं ना जी, आपके सामने खुली, और आवाम को बताना पड़ेगा हमें। हमारा एक बात और बताइएगा सर, एक बात उन्होंने की और उन्होंने कहा कि जो टैरिफ है मुकर्रर करदा के इलेक्ट्रिक की तरफ से, वो पूरे मुल्क में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स हैं उनसे कम है। वो ये दुरुस्त बात कह रहे हैं वो? देखिए, मैं वाकईतन मुझे इसका एग्जैक्ट पता नहीं, ऐसी बंदा हवा में तीर चलाए, मुझे वाकईतन मुझे खुद देख के मुझे हैरानगी हुई और मैं इसको चेक करूंगा। जो ना पता हो, लाजमी नहीं होता हर चीज का जवाब दे दिया जाए। मुझे नहीं पता, मैं इसको चेक करूंगा। और ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हलीम आदिल शेख साहब साथ मौजूद थे आप, और के इलेक्ट्रिक मसाइल से मुताल्लिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। अब लगता है किरण के इलेक्ट्रिक ने तो लाइट देनी नहीं है और गर्मी का मौसम है, ऐसे में हम एक ही दुआ कर सकते हैं, अल्लाह मियाँ मौसम बेहतर कर दे, बारिश वारिश आ जाए, पानी, लेकिन ऐसा ना देखे सड़कों पे खड़ा हो जाए, नल नहीं आए, वहाँ भी अपने लोगों की नालायकी रहेगी। Exactly. बहरहाल अपने मौसम की बात कर दी ना, तो कराची वाले होशियार, तैयार, बादल आ रहे हैं बरसने के लिए एक बार फिर से। तो इसी सब के ऊपर कोशिश करेंगे कि अब बात कर सकें मौसम की, ये ताज़ा हवाएं, अदाएं, रंग, क्योंकि बारिश होगी, कितनी होगी, वगैरह वगैरह, बहुत सारे सवाल पूछ लेते हैं। इसी पर बात करते हैं डायरेक्टर मेट सेंस सरदार सरफराज साहब। सरदार साहब, बेहद शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें। सर, फ्राइडे एक्सपेक्ट करें हम बारिश, और ये फ्राइडे को ही बारिश या फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कंप्लीट वीकेंड, ठंडा ठार माहौल? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो ब्रीफ से स्पेल है एक्चुअली वही इंडियन रन ऑफ कच्छ और अरेबियन सी के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया मौजूद है, जिसके ज़ेर असर मानसून हवाएं हमारे इंटीरियर सिंध, ईस्टर्न सिंध में, साउथ ईस्ट सिंध में दाखिल हो रही है। गुज़श्ता रात से थरपारकर वगैरह में बहुत अच्छी बारिश हुई है, मिट्टी में 50 मिलीमीटर से ज़्यादा, और दूसरी जगहों से भी रिपोर्ट्स आई हैं। तो यही सिस्टम आगे बढ़ता हुआ उम्मीद है कि आज रात गए या अर्ली सुबह कल कराची में भी इसका असर आएगा, और कल फिर इम्कान है कि कराची में अच्छी बारिश हो जाएगी, आंधी वांधी चलने का भी इम्कान है उससे पहले, और थंडरस्टॉर्म के साथ, गरज चमक के साथ अच्छी बारिश होगी कल कराची में, जो कि आज रात गए से शुरू हो सकती है और कल दिन है वक्फे से कल दिन में होती रहेगी। और ये स्पेल फिर आगे साउथ की तरफ, साउथ से कराची के साथ जुनूब से निकल जाएगा, ओमान की तरफ ही बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता।
तो ब्रीफ सस्पेल है, मतलब एक ही दिन का है, ज्यादा Okay. नहीं लग रहा। और उसके बाद फिर दोबारा से 19 तारीख से जो नॉर्मल फीचर होती है कराची की कि सी ब्रीज वाले क्लाउड जो होते हैं, हल्के बादल, तैरते हुए बादल, वो आते रहेंगे और उसके नतीजे में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला आगे चंद दिन चलता रहेगा, रात में और खास कर सुबह में बिलखुसूस। यानी 17 तारीख कल थोड़ी सी बारिश होगी, बल्कि थोड़ी सी नहीं थोड़ी ज़्यादा बारिश होगी, एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं। उसके बाद 19 तारीख के बाद हल्की फुल्की बारिशें होती रहेंगी। और ये बताएं, ये समुद्री हवाएं चलती रहेंगी? क्योंकि जो पहले बारिशें हुई हैं उसमें आखिरी स्पेल से पहले जो बारिशें होती रही उसमें समुद्री हवाएं बिल्कुल बंद थी, हब्स का माहौल था। जी बिल्कुल, एक्चुअली यही होता है कि कराची में जब मानसून हवाओं का दाखिला कहीं करीब हो कराची की, ईस्टर्न सिंध और राजस्थान वगैरह की तरफ से आ रहा हो, तो उस वक्त समुद्री हवाओं का सिलसिला खासकर सुबह के औकात में मुनक़ता हो जाता है और उसके साथ साथ आसमान बिल्कुल क्लियर हो जाता है, जैसे कि पिछले 2-3 दिन से हो रहा है। टेम्परेचर 37 से ऊपर चला जाता है, आज भी उम्मीद है कि 38 से ऊपर चला जाएगा। आज और कल और परसों, यानी ये तीनों दिन यहाँ टेम्परेचर 37 से 38 के दरमियान हॉट एंड ह्यूमिड वेदर रहेगा। लेकिन कल इम्कान है कि हॉट एंड ह्यूमिड रहने के बाद फिर गरज चमक के साथ आंधी चले और बारिश भी हो जाए। और फिर उसके बाद में ये मौसम की सख्ती से जान छूट जाएगी, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। जी जी, ये जब बारिश का सिलसिला होगा कल इंशाल्लाह, तो उसके बाद ह्यूमिडिटी बतदरीज कम हो जाएगी। और 19 तारीख के बाद मैं कह रहा हूँ कि फिर मौसम जो है वो कराची का जो नॉर्मल वेदर होता है, दिन में पार्टली क्लाउडी मेनली और सी ब्रीज और अच्छा मौसम देखने को मिलेगा कराची वालों को। ये तो आपने अच्छी खबर सुना दी हमें। चलिए वेट करते हैं 19 तारीख तक का, कल की बारिश के बाद 19 का वेट। ठीक है शुएब, आप कह रहे हैं तो इसका भी कर लेते हैं। सही है, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ इस बारे में बात कर रहे थे। अच्छा जी, आगे बढ़ना है, कराची की बात करनी है या फिर मैं कोरोना का तस्करा कर लूँ? क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि हम कोरोना की बात कर रहे थे और तफसील के साथ में। बहरहाल अब आप चाह रहे हैं कि हम कराची के मुख्तलिफ इलाकों का जिक्र करें, तो कराची बड़ा शहर है, हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं कि जहाँ बुनियादी सहूलतें मौजूद ही नहीं। कराची का एक इलाका है सुरजानी, सेक्टर 8, यहाँ पर एक गोट है। यहाँ बिजली नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं, यहाँ के लोग कितने परेशान हैं। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम वहाँ गए और उन लोगों से दरियाफ्त किया। यूं तो पूरे कराची में ही बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। मैं इस वक्त मौजूद हूं सुरजानी सेक्टर 8 में। ज़िला गरबी के इस इलाके में एक ऐसी आबादी भी है जिसका नाम है गुलशन सैफुल मरी गोट। तकरीबन 10 साल पहले आबाद होने वाली इस इलाके में तकरीबन 5000 के लगभग घर हैं, जहां 5 मसाजिद, 5 चर्च, 3 इमाम बारगाह हैं और मुतअद्दिद निजी स्कूल हैं। सरकारी स्कूल और सरकारी डिस्पेंसरी यहाँ नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि सैफुल मरी गोट में बिजली नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं, सड़कें टूटी हुई हैं। यहाँ के लोग किस तरह गुजारा करते हैं मालूम करते हैं उन्हीं की ज़बानी। सहूलत तो यहाँ नहीं है, परेशानी बने, जैसे गैस नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, टैंकर आके डाल लेते हैं या गैस जैसे सिलेंडर भरवा लेते हैं। बिजली जो है जैसे ये तार जा रहा है, जैसे एक बंदे ने 1000 रुपए लेके जैसे मतलब कुंडे में, वो पूरे महीने जो ना मतलब 1000 रुपए या 1200 रुपए लेते हैं। तो फिलहाल कोई भी सहूलत नहीं है, ना बिजली ना पानी ना गैस। बिजली है तो कुंडे की है, वो भी कभी होती है, जब बारिश आती है तो बंद हो जाती है, हफ्ता पता नहीं होता कब आएगी, पता ही नहीं। तो जो यहाँ के वडेरे वगैरह उन्होंने बोला था कि भाई आप अगर जगह ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की के काम भी हो जाएंगे, लाइट भी आएगी, गैस भी आएगी और पानी का भी हम अरेंज करेंगे। तो थोड़ा बहुत पानी का अरेंज करा था इन लोगों ने, पर वो आपस के कोई झगड़ों की वजह से वो रुक गया। जैसे भी अल्लाह ताला गुजारा करा रहा है, कर रहा है। इस वक्त मैं सैफुल मरी गोट के घर में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक खातून अपने चूल्हे पर लकड़ियों से खाना पकाने की कोशिश कर रही हैं। हम उनसे मालूम करेंगे कि क्या उनके पास गैस की सहूलत नहीं है, जब भी गालिबन ऐसा कर रही हैं। बहन, आप ये बताएं कि लकड़ी पे खाना पकाने की कोशिश कर रही हैं, क्यों गैस नहीं है यहाँ पे? जी, यहाँ पे 5 साल हो गए हमें, यहाँ ना गैस है ना पानी है। गैस नहीं है, जब भी तो हम लकड़ी के चूल्हे पे खाना पका रहे हैं। तो सिलेंडर अक्सर लोगों ने घर डलवा रखे अपने घरों में। तो भाई इतनी गुंजाइश हो तो इंसान सिलेंडर में गैस डलवाएगा, जब गुंजाइश ही नहीं होगी तो कहाँ से सिलेंडर में गैस डलवाएंगे। तो लकड़ी के चूल्हे पे खाना पकाते हैं। इस वक्त हम एक और गली में मौजूद हैं, एक और खातून मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे मालूम करेंगे कि सूरत हाल क्या है, कैसे गुजारा कर रहे हैं आप लोग। यहाँ पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। पानी का टैंकर पहले 1200 का आता था, अब 2400-2500 का, 2500 का एक पानी का टैंकर हो गया। अब गरीब आवाम जो, आप ये बताएं, अपने बच्चों को राशन पानी ख़रीद के खिलाए उधार करके या पानी का टैंकर डलवाए। 2500-3000 का पानी का टैंकर हो गया।
और गैस तो यहाँ पे ज़्यादातर घरों में लकड़ियाँ ही इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि 200 रुपये किलो गैस है यहाँ पर। जो लोग 1-1 किलो 2-2 किलो बड़ी मुश्किल से मंगाते हैं, अगर इमरजेंसी में मेहमान आ जाएँ तो मंगाते हैं, वरना हर घर में गैस नहीं आती। ज़्यादातर लकड़ियों के चूल्हे जो है ना घर में इस्तेमाल होते हैं। कोई उसी के जिम्मेदार नहीं है यहाँ पर। यहाँ के एमएनए जो है आफ्ताब जहांगीर साहब हैं, जो एमपी हैं वो ये रबिस्तान खान हैं, लेकिन कोई कभी विजिट के लिए नहीं आया। जब वोट लेना था हमारे इलाके वालों के पास हर तीसरे चौथे दिन गाड़ी आती थी, बड़े बड़े वादे करके गए, बड़े दावे करके गए, लेकिन ना ही कोई वादा पूरा किया, ना ही जो है कोई आया है अभी तक इनको पूछने के लिए कि ये गरीब आवाम कहाँ सड़ रही है। सैफुल मरी गोट के मकीनों को इंतज़ार है उन नुमाइंदों का जिन्होंने इंतखाबात के वक्त उनसे वादे किए थे, मगर आज तक उनमें से कोई वादा पूरा नहीं हुआ। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। तो ये कराची के एक इलाके की सूरत हाल थी। अमेरिका से आपको खबर देते हैं, डबल शाह ने यहाँ पे एंट्री दी है और वो एंट्री भी ट्विटर पर दी है। बड़ी बड़ी शख्सियात के अकाउंट्स हैक किए, और हैकर ने किस किस का अकाउंट हैक किया? तो जनाब साबिक सदर बराक ओबामा, सदारती उम्मीदवार जो बाइडन, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क के अकाउंट्स पर कब्जा जमाया। वैसे उबर, इसके अलावा एप्पल, इनके जो सीईओज हैं उनके भी अकाउंट्स इन्होंने हैक किए हैं। और ट्वीट किया गया इन अकाउंट से कि 30 मिनट में अपनी रकम डबल करा लीजिए। लिखा कि मुझे आप $1000 भेजें, $2000 ले लें। अगर ओबामा के बिल गेट्स के तो फिर तो गरीब तो मान जाएगा, वो कहेगा ये तो कर देंगे। और मान लिया लोगों ने, मान लिया लोगों ने अपने काफ़ी ज़्यादा पैसे, कहना चाहिए डॉलर जो है ना इसमें गंवा दिए। तो जनाब ये हैकर ने बिटकॉइन के ज़रिए रकम जो है वो मांगी थी, उससे मुतालिक हमने आपको शेयर की। और इससे मुतालिक तो चले हमने शेयर इसलिए भी किया कि ज़रा बच के किसी की बात ना फ़ौरन मान नहीं लेनी चाहिए, वो चाहे कितना ही इन्फ्लुएंशियल क्यों ना हो, ओबामा ही क्यों ना हो, भले वो ओबामा ही क्यों ना, क्योंकि यू नेवर नो कि हैक हो चुका अकाउंट, ईमेल, व्हाटएवर। एनीवेज जी, बढ़ते हैं आगे, पाकिस्तान की बात करते हैं। कोरोना स्टैट्स आपके सामने रखते हैं कि पिछले कई रोज़ से डाउनवर्ड ट्रेंड है, उससे मुतालिक हम शेयर करते आ रहे हैं आपसे। जो डेथ रेशो है उसमें भी कमी आई है, रिकवरी रेट बेहतर हो गया, 60 से प्लस रिकवरी रेट पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज़ 24,000 टेस्ट किए गए हैं। और एक दिन में अगर हम डेथ्स की बात करें तो 40 जो है वो डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। 24 घंटों के दौरान 2145 टेस्ट मस्बत आए हैं। ज़्यादा इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि 2 रोज़ पहले ये 2000 से भी कम थे, 1900 कुछ थे, 1959 टू बी एग्जैक्ट। और ये अब 2000 से ऊपर गए हैं, बट स्टिल क्योंकि हमने वो वक्त देखा है जून का स्पेशली स्टार्ट, जब 6000 से ऊपर पर डे रिपोर्ट हो रहे थे पॉजिटिव केसेस। अब इसमें एक बात ये भी है कि जब WHO की गाइडलाइंस हों कि पॉपुलेशन वाइज क्राइटेरिया सेट हो कि इतने टेस्ट होने चाहिए, तो इतने से मुराद ये कि उन्होंने ये कहा है कि जी 50,000 तो होने चाहिए, तो हम तो आधे से भी 1000 कम पे खेल रहे हैं अभी ना। अच्छा किरण, मैं इसको थोड़ा सा निगेट इसलिए करता हूँ कि ठीक है WHO की बात अपनी जगह, उसकी वेटेज अपनी जगह, लेकिन जो हमारे हुक्मरान है, जो पॉलिसी मेकर, उनकी बात में वजन है। वो कहते हैं कि नहीं आ रहे टेस्ट। एक बड़ा गैर सियासी जुमला है, मौका ऐसा बन गया। हुकूमत वक्त तो उनकी बात में तो वजन होता ही है, हमने तो यही देखा है अब तक। ये बात भी ठीक है किरण, लेकिन किरण जब भी उनसे सवाल होता है वो कहते हैं कि अब लोग सैंपल के लिए आ नहीं रहे। अब इसमें 2 बातें, एक क्या कोरोना वायरस फैल नहीं रहा, 2 लोग घबरा रहे हैं। वैसे खान साहब ने कहा था घबराना नहीं है, घबराना नहीं है उन्होंने कहा था, और बड़ी हद तक दुरुस्त भी कहा था। अगर बचना है, लड़ना है, आगे बढ़ना है तो ये घबरा के नहीं हो सकता। बहुत सारी एहतियात घबरा कर नहीं हो सकती, और हम आगे चलकर कोशिश करेंगे किसी शो में इसके ऊपर तफसील के साथ में बात करें। ये घबराहट वाले पहलू पर नहीं, जब हम एक बिज़नेस खोलते हैं SOPs के साथ, तो हम दीगर बिज़नेस क्यों नहीं खोल पा रहे? और ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है कि आप एक सेक्टर खोलें और दूसरा बंद रखें, इसके इम्पैक्ट्स बहुत ख़तरनाक हैं। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में इस सब के ऊपर भी बात करें। अच्छा जी, एक मौजू, एक ख़बर ऐसी कि हमें जिसके ऊपर बात करनी पड़ रही है, खैबर पख्तूनख्वा ख़वातीन मोहतसिब ने काम की जगहों पर ख़वातीन को हरासा किए जाने की तफ्तीश और इंसाफ की फराहमी के लिए एक टोल कट मुतारिफ करा दिया है। ये टोल किट मुतारिफ करा दी है। तो ये क्या है जनाब, सिलसिला सारे का सारा हम देखते हैं इसी के ऊपर। पेशावर से अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। टूल किट आलात के किसी डब्बे का नाम नहीं, बल्कि ये इंसदाद हरासमेंट की 82 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब है, जो काम की जगह पर मुतासरा खवातीन को फौरी इंसाफ के लिए मददगार साबित होगी।
जिसमें कानूनी दफात की आगही, फराइज की अंजाम दही और इंसाफ की फौरी फरहमी के लिए तमाम गाइडलाइंस मौजूद हैं। टूल किट है ये, बेसिकली हमने जिन्होंने अपना हक लेना है उनके लिए भी बनाई है, और जिन्होंने वो जस्टिस को डिलीवर करना है ये उनके लिए भी मददगार होगी कि वो प्रोसेस को समझ सके। वर्किंग वुमेन ने टूल किट को हर किस्म की हरासमेंट से बचने के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया। टूल किट में हमारे पास हरासमेंट की डेफिनेशन क्लियर कट हमें बता दी गई है, हमें प्रोसीजर बता दिया कि किस प्रोसीजर के थ्रू हमने गुजरना है, हमने क्या करना है, पनिशमेंट के लिहाज से भी सारी बातें क्लियर हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी मच बेनिफिशियल। गाइडलाइन से खवातीन माशी तौर पर बाइख्तियार और उनकी मुलाजमत के मौक़ों तक रसाई यकीनी बनाने में हायल मुश्किलात दूर हो सकेंगी। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। अब ये किताब कितनी सहूलत लेकर आएगी, ये टूल किट जो इस किताब का नाम है, इससे मुतालिक हम मजीद बात करेंगे। वुमेन ऑम्बुड्समैन रक्षंदा नाज साहब ने हमें ज्वाइन किया, वेलकम कहेंगे आपको नया दिन में। थोड़ा सा इस नाम से मुतालिक बताइएगा, क्योंकि टूल किट जब हम कहते हैं या सुनते हैं तो हमें तो फ़ौरन यही आता है, अच्छा गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, चलो किट निकालो, गाड़ी का टायर बदलो, लेकिन आपने इस किताब का नाम टूल किट रख दिया है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है, क्लियर कीजिए प्लीज़, मैं तो फंस भी गई थी। देखिए, बहुत शुक्रिया, एक तो मैं समझती हूँ कि समा का शुक्रिया कि उन्होंने हमारे इस मैसेज को आगे पहुँचाने में मदद की, क्योंकि ये जो टूल किट कह ले या किताबचा भी आप कह सकते हैं इसको मालूमात का, क्योंकि ये उर्दू में भी अवेलेबल होगी, क्योंकि आपने जो ये कॉपी देखी है तो ये अभी इंग्लिश में है, इसकी उर्दू वर्जन बहुत जल्दी प्रिंटिंग के बाद जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये मददगार इस तरह होगी कि इसमें हमने जो हमारे पास ख़वातीन आती थी उनको पता नहीं होता था कि वो एप्लीकेशन कैसे लिखे, ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या है, एविडेंस किस तरह कलेक्ट करनी है। तो आप किसी भी चीज़ को ख़ास तौर पे हमारे जो ये सेक्टर है जिसमें आप चीज़ों को किसी फ्रेमवर्क के अंदर देखते हैं, तो ये टूल उस तरह भी, यानी आप इसको कोई लोहे या लकड़ी के टूल ना समझें, ये टूल वो भी है कि किसी लीगल फ्रेमवर्क में, और हमारा जो टूल है इसमें वो लीगल फ्रेमवर्क है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट हरासमेंट एट द वर्क प्लेस 2010 है, और फिर खैबर पख्तूनख्वा में ये लॉ हमारा 2018 में अमेंड हुआ और फिर 2020 में इसमें फर्दर अमेंडमेंट हुई। तो हमारा इसमें जो टूल है वो हमारा लीगल फ्रेमवर्क है और दूसरा प्रोसीजर है, क्योंकि देखिए ऑम्बड्स पर्सन के पास तो केसेस आते ही आते हैं। ये केसेस हर इदारे में, चाहे और आपके अपने इदारे में भी मौजूद है, एंटी हरासमेंट कमेटी जो केसेस के साथ देखती है, तो ये कमेटीज की मालूमात के लिए भी बहुत अहम है कि वो जब उनके पास कोई कंप्लेंट आए तो उस कंप्लेंट को वो कैसे प्रोसेस करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कमेटीज काम कर रही हैं, चाहे वो सरकारी इदारों में कर रही हैं या गैर सरकारी इदारों में, लॉ की मालूमात इंतहाई कम और प्रोसीजर जिसके तहत उन्होंने किसी हरासमेंट के केस को लेना है वो बहुत कम है। जी सॉरी बात कट रही है आपकी। जी। ये फरमाइएगा, एक तो ये कि हैरेसमेंट कमेटी होनी चाहिए हर कंपनी में, हर इदारे में होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी ये कि बात डॉक्यूमेंट तक नहीं रहे, खातून को पता हो हैरेसमेंट क्या क्या, वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कैसे कर सकती है, उसको हेल्प कहाँ से मिल सकती है। दूसरे ये तो पता होना चाहिए ना कि हैरेसमेंट के जुमरे में आता क्या क्या है, ये तो सभी को मालूम होना चाहिए। बात सिर्फ डॉक्यूमेंट तक नहीं रहे, हमारे पास ये इससे आगे बढ़े। जी बिल्कुल, देखिए लॉ के मुताबिक आपके पास दो चीजें बहुत लाजमी हैं, आपकी कमेटी होनी चाहिए, आपकी प्रीमिसेस में कोड ऑफ कंडक्ट डिस्प्ले होना चाहिए, और तीसरा इसके अंदर जब आपकी जो खवातीन है उनको पता होना चाहिए कि साइबर क्राइम क्या है, क्योंकि हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आ रहे हैं, हमारे पास साइबर क्राइम के केसेस आ रहे थे। तो हमने टूल किट इसलिए भी बनाई कि जो हमारे फोकल पर्सन है और जो इदारों में कमेटीज हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं और उनको बताएं कि वो किस लॉ के तहत ऑम्बड्स पर्सन के पास आ सकते हैं। मैम, और तीसरा इसके अंदर एक चीज जी आप बाद में मुकम्मल करें, साथ अगर ये भी बता सकेंगे, ज़ाहिर टूल किट मुतारिफ आपने कराई, दैट मीन्स कि इशू बढ़ता जा रहा है, थोड़ा सा समझाने के लिए अगर बता सकें आपके 2019-2018 पर ये केसेस क्या रिपोर्ट हो रहे थे और अब 2020 6 महीने हो गए, कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं, ये ग्राफ किधर को जा रहा है?
जी, हमारे पास जो केसेस, क्योंकि इसके लिए हमने कंप्लीट एक डेटाबेस भी बनाया है जो कि ओम्बड्स पर्सन के ऑफिस में इस ट्रेंड को हम देखना चाहते थे कि केसेस कहाँ से आ रही हैं, किस टाइप की हमारे पास आ रही हैं, केसेस की नौयत क्या है, किस इंस्टीट्यूशन से है। जब फरवरी 2019 में हमने ये ऑफिस शुरू किया, क्योंकि 9 साल तक खैबर पख्तूनख्वा में इदारा नहीं था। 2010 में लॉ बना और 2019 में पहली ओम्बड्स पर्सन के तौर पे जब इन्होंने अपॉइंट किया मुझे, तो उसके बाद हमारे पास जो केसेस आए उसमें 2019 तक हमारे पास दिसंबर तक 83 केसेस आ चुके थे। मैं ये भी वजाहत कर दूंगी कि एपलेट फोरम है और ज़्यादातर केसेस कमेटीज़ के पास जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद 83 केसेस जो थे ये एक बहुत बड़ा नंबर है बिल्कुल ओम्बड्स पर्सन के पास केसेस का आना। तो इससे अंदाज़ा होता है कि जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ चाहे वो हरासियत है या वायलेंस है उसके केसेस की क्या नौयत है। जब हमने उन केसेस को सॉर्ट आउट किया तो उससे हमें एक चीज़ ये पता चली कि हमारा जो केसेस थे वो या तो डोमेस्टिक वायलेंस के थे, साइबर क्राइम के थे, और उसके क्राइटेरिया पे जो हमारी जुरिस्डिक्शन थी उस पे भी वो पूरे नहीं आ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद हमने केसेस जो डील किए वो 63 थे। 63 केसेस 2019 में हमारे पास वो जेन्युइन केसेस थे हरासमेंट के। लेकिन अक्टूबर 2019 में पाकिस्तान भर में ओम्बड्स पर्सन्स को विमेंस राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 2019 की जुरिस्डिक्शन भी दे दी गई। उससे ये हुआ कि इस वक्त हमारे पास जो खवातीन के प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में कि जहाँ पे उनके फैमिली में उनका इनहेरिटेंस राइट खवातीन का भरोसा भी बढ़ रहा है कि उनका इशू रिजॉल्व हो सकता है। 45 केसेस मैम बिल्कुल क्विकली बताइएगा 2, 3, 4 पॉइंट्स ऐसे वर्किंग लेडीज के लिए, कुछ ऐसे मामलात कि जो हैरेसमेंट में आते हैं, थोड़ा सा खवातीन की नॉलेज के लिए बताइए। देखिए, एक तो मामला ये आता है कि जब खवातीन रिपोर्ट करना चाहती हैं तो उनको जॉब इनसिक्योरिटी होती है। ऐसा भी हुआ है कि खवातीन जब रिपोर्ट करना चाहे तो उनको जॉब से निकाल दिया जाता है, एविडेंस उनके लिए नहीं होती। तो मामलात ये है कि मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से ये मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए, ओम्बड्स पर्सन या इंक्वायरी कमेटी, उनके पास ये जुरिस्डिक्शन है कि वो इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ाएं, वो किसी को भी नोटिस करके बुलवाएं, किसी प्रॉपर ईमेल होनी चाहिए, इसके साथ में प्रूफ भी होने चाहिए। मुझे मैं जो जानना चाह रही थी ना मैम आपसे, मैं ये जानना चाह रही थी कि कुछ चीजें खवातीन को लगता है कि रूटीन का हिस्सा है, लेकिन वो रूटीन का हिस्सा नहीं होती। जो खवातीन देख रही हैं उनको 2 से 3 जुमलों में ये जरा समझाइए कि ये 3-4 मामले ऐसे जो रूटीन का हिस्सा नहीं है। देखिए, मेरे पास तो चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हैं या लेडी सुपरवाइजर्स हैं या टीचर्स हैं, आप खवातीन को कम से कम इतना पता है ये रूटीन की चीजें नहीं है। उनको सिर्फ ये खौफ होता है कि वो सेक्सुअल हरासमेंट को कैसे रिपोर्ट करें। इसी जुमरे में वो हरासमेंट को भी नहीं रिपोर्ट कर पाती। इसलिए हमने इस टूल किट में रखा है कि आप हरासमेंट क्या है और सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, और ये दूसरा कि हम केसेस को कितना कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। तो आप मत घबराएं मत, रिपोर्ट जरूर करें। हमारे पास जो अब तक का एक्सपीरियंस है वो औरतों को बदनामी का खौफ ज्यादा होता है। बहुत शुक्रिया रक्षंदा साहब, आप हमारे साथ ही इस सिलसिले में बात कर। ये बहुत पॉजिटिव बात है कि खवातीन को बहुत सारे मामलात का इदराक होता है, अंदाज़ा होता है, इल्म होता है, लेकिन बस थोड़ी सी करेज चाहिए होती है उसको रिपोर्ट करने के लिए। आज हमने कोशिश की कि इसी सबके ऊपर बात करें। क्विकली अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। अब कुर्बानी आ रही है तो बहुत सारे एसओपीज़ के साथ आ रही है। आप जानवर ज़िबा कर लेंगे घर के बिल्कुल ऐन सामने, ऐसा नहीं हो पाएगा। गली के किसी नुक्कड़ पर आप मवेशी ज़िबा करते हुए लोगों को देखेंगे और अपना जानवर भी लेके चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। सिंध हुकूमत ने इस सिलसिले में बड़ा फैसला किया है, बड़ा वाज़ेह फैसला। और किरण, बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ और बहुत से कैंट्स, वहाँ पर ऑलरेडी ये होता है कि जगह मख्तस की जाती है कि यहाँ पर जानवर लाएं, यहाँ पर ज़िबा करें, विच इज़ वेरी गुड। और यही फैसला अब कराची के हवाले से किया गया। ईद उल अज़हा पर मवेशियों की कुर्बानी के लिए
अलग जगह मख्तस की जाएंगी, यानी वो हर एरिया में होंगी ताकि उस जगह पर जाएं और अपनी कुर्बानी के जानवरों को वहाँ जाकर ज़िबा करें ताकि आलाइशें तल्फ़ करने में भी आसानी रहे और इस तरह हर जगह पर ऐसे मामलात ना हो जिनको फिर ठीक करने में बहुत सा वक्त लग जाता है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या SOPs फाइनल हुए हैं, क्योंकि इस पर बात हो रही है कि कराची बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पर इस तरह के फैसलों का इम्प्लीमेंटेशन बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अगर ये कहा जाए कि हर घर के बाहर हर गली में कुर्बानी की इजाज़त नहीं होगी, ये मुश्किल फैसला तो है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? इस मरतबा इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से कोविड के हवाले से जो ईद उल अजहा के दिनों में SOPs प्रॉपरली फॉलो होंगी और कुर्बानी जो हम गलियों में सड़कों पे देखते हैं वो इस मरतबा कोई नहीं कर सकेगा। हमने ये तरीक़ेकार रखा है कि हर UC में 4 से 5 ऐसी जगहें आइडेंटिफाई होगी जहां इज्तिमाई कुर्बानी के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं। उसमें हम UC लेवल पे कोशिश करेंगे कि कसाईयों को भी रजिस्टर करें और वहाँ उनको प्रॉपर जगह दी जाएगी, फैसिलिटेट किया जाएगा, लोगों को भी फैसिलिटेट किया जाएगा कि वहाँ वो जानवर ला के और अपनी कुर्बानी करें, सुन्नत इब्राहिमी की तामील करें और उन कुर्बान जो इज्तिमाई कुर्बानी की जगह होंगी वहाँ सारी फैसिलिटीज़ होंगी जिनमें प्रॉपर डंपिंग ग्राउंड होगा जिसमें सारी आलाइशें ऑफल्स वो रेगुलरली वहाँ से उसकी लिफ्टिंग होगी, उसको उठाया जाएगा। जो एजेंसीज हैं जिस तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है या DMCs हैं जिनका कचरा उठाने का और इन ऑफल्स को आलाइशों को उठाने का जिम्मेदारी है, उनके लिए भी सहूलत हो जाएगी कि वो एक ही जगह से ये आलाइशें उठाएंगी और फिर उनको प्रॉपर साइंटिफिक वे से तलफ किया जाएगा। सर लोगों की आसानी के लिए बताइए मवेशियों की कुर्बानी के दौरान क्या एहतियात करना होगी? देखिए इसमें हर साल जो हमारा वेटरनरी डिपार्टमेंट है वो भी प्रॉपर जो है SOPs जारी करता है जिसमें खास तौर पे कांगो वायरस के हवाले से और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए ख्याल करना और उस लिहाज से एडवाइजरी इशू होती है। लेकिन इस मरतबा आप देखें कोरोना के दिन हैं, हमें ये ख्याल करना है और इस वजह से जो मवेशी मंडियां हैं वो भी उस पर भी प्रॉपर 1-2 दिन में डिसीजन इंशाल्लाह आ जाएगा और उस पर यही है उम्मीद के सारी जो मंडियां हैं वो शहर से बाहर निकलेंगी और कहीं कोई शहर में अंदर मंडी अलाउ नहीं करेंगे। ये तो इस वक्त भी गवर्नमेंट की यही पॉलिसी है और जो भी इलीगल कहीं 1-2 लगी थी उनके खिलाफ भी एक्शन हुआ है। बहुत शुक्रिया रोशन शेख साहब, सेक्रेटरी बल्दियात साथ मौजूद थे आप और आपने बताया कि इस पर फैसला किया गया है कि घर के बाहर गली में जगह जगह पर कुर्बानी नहीं की जा सकेगी, डेजिग्नेटेड स्पॉट पर कुर्बानी होगी। लेट्स सी इस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है कैसी। आपने साथ दिया, शुक्रिया। वक्त है ब्रेक का, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रोबोट्स की बात करते हैं, किस तरह से वो खेलों में फैसिलिटेट कर रहे हैं सीखने सिखाने के अमल को। कि अब रोबोट टेबल टेनिस आपको सिखाए, यानी वो खेलते हुए दिखाई दे लेकिन वो आपको माहिर कोच की तरह सिखाए। वैसे ये देखिए कि रोबोट एक है और सीखने वाले 2 हैं, विच इज अमेजिंग। यानी एक रोबोट सिखाएगा 2 प्लेयर्स को। जी तो प्रैक्टिस तो आप कर सकते हैं रोबोट के थ्रू, लेकिन सीख सकते हैं, ये बड़ी बात है। बड़ी बात है। चीन का शहर शंघाई है जनाब, यहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने टेबल टेनिस रोबोट कोच मुतारिफ करा दिए हैं और ये ना सिर्फ टेबल टेनिस खेलने में माहिर है, ज़ाहिर है माहिर है, सिखाएंगे तो माहिर तो होंगे ही और ये तरबियत दे रहे हैं। इससे मुताल्लिक़ हम आपको पहले ही बता चुके थे। तो ख़बर थी रोबोट से मुताल्लिक़। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे और हमारी जो पाकिस्तान की एक कहना चाहिए कि हमारी कम्युनिटी जो कि बाहर मौजूद है और उसमें अगर कोई बहुत अच्छा काम करे तो ज़रा उसे पज़ीराई बहुत ज़्यादा मिलती है। डॉक्टर आसिफा अख्तर की हम बात कर रहे हैं। आलमी शोहरत याफ्ता जर्मन इदारा मैक्स प्लैंक सोसाइटी के हयातियात और तिब के सेक्शन की सरबराही करने वाली पहली बैनुल-अक़वामी खातून नायब सदर बन गई हैं। जर्मनी के
मैक्स प्लैंक सोसाइटी को आलमी शोहरत हासिल है और अब तक मैक्स प्लैंक सोसाइटी के 18 रिसर्चर्स नोबल इनाम याफ्ता हैं। डॉक्टर आसिफा अख्तर मैक्स प्लैंक सोसाइटी या MPG के बायोलॉजी और मेडिसिन के सेक्शन की नायब सदर की हैसियत से इस सेक्शन की इंचार्ज होंगी और वो मैक्स प्लैंक स्कूल्स के लिए कॉन्टेक्ट पर्सन की खिदमत भी सरअंजाम देंगी। यानी कामयाबी इतनी नहीं, सफ़र इसके आगे भी है, समरात इसके भी आगे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ खबर न दें, आगे भी चलकर हम इस सिलसिले में आपको मज़ीद भी कुछ बताएं, लेकिन मज़ीद खबरें भी आपको देना ज़रूरी है। तो भारत क्यों न लेके जाए। भारतीय शहरियों ने सोने और हीरे वाले मास्क के बाद अब पराठे वाला मास्क भी मुतारिफ करा दिया है। तमिलनाडु में वाक़ एक रेस्टोरेंट, इसके मालिक ने फेस मास्क की शक्ल वाला पराठा तैयार किया और फिर इसकी वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दी। फिर ये वीडियो धड़ाधड़ शेयर हुई, लोगों ने पसंद की, वायरल हो गई जनाब। रेस्टोरेंट मास्क की तरह दिखने वाले पराठों के साथ में क्या करते हैं जी? जनाब ग्रेवी जो मिलती है ना वो 50 रुपए में मिलती है। मैं तो जनाब ये तो हमने बात कर ली। वैसे किरण सोचने की बात है, अगर किसी ने वो मास्क पहन लिया और रास्ते में थोड़ा सा खा भी लिया तो फिर क्या होगा? बस पहने जरूर, लेकिन गर्मा गर्म नहीं। एग्जैक्टली मुंह जल जाएगा। ना ही गर्म खाएं और ना ही गर्म पहने। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। भारतीय सुनार इन्होंने हीरो से सजे मास्क फरोख्त के लिए पेश कर देंगे। हमने इससे पहले ज़रा खबर आपको दी थी कि वहाँ पे गोल्ड मास्क भी है, डायमंड मास्क भी है। तो भारतीय शहर यहाँ पर एक सुनार ने मास्क को नया रंग देने की ठानी और कपड़े के मास्क को हीरों से सजा दिया, जिसकी कीमत 1 से 4 लाख तक है। बंदा पूछे भाई इतना महंगा मास्क क्यों? जब 20 रुपए में मिलता है तो क्या मसला इतने महंगा मास्क बनाने से मुतालिक? खामा किसी ने मास्क छीन लिया तो फिर सस्ते में बच जाए। सस्ते में बच जाए किरण, मतलब मुंह पे सजा के आप जाने कि आओ चोर भैया ले जाओ ये मास्क। ऐसे कौन करता है? ये सोने हीरे चांदी छुपा के रखते हैं। फिर गार्ड्स उनकी खिदमत ले। हाँ, जिनके पास बहुत ज्यादा गार्ड्स हों या जिन्होंने रहना ही अंदर हो, या जो जिस तरह बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब आजकल पहनते हैं ना अजरक वाला मास्क, बाहर घूमना फिरना होता है तो वो पहन सकते हैं हीरो शीरो वाला मास्क। उनको किसी ने कौन सा रोकना टोकना है? उनसे किसी ने मास्क कौन सा छीनना है? ये तो हम आवाम से लोग छीनते चलाते हैं। लेकिन फिर भी अजरक वाला मास्क काफी कूल है। कूल तो है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने कहा इसमें नया रंग हम लेकर आएंगे और हम इसमें मुल्तानी अजरक जो है ना वो भी उसका मास्क आइडिया दे रहे हैं। हम मुल्तानी अजरक वाला मास्क पहनेंगे। बस सही है, उनसे पहले मैं और आप कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, ये ना हो उसके बाद ना फिर बंदा के अच्छा अब गिलगिती टोपी वाला जो फर लगा होता है, क्या उससे कहते हैं, आई डोंट नो, लेकिन ये ना वो भी यहाँ 2 लगे हो। सोचती चली जा रही हूँ ना, मास्क में ना जिद्दत चली जा रही है। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। इससे पहले कि हम मास्क में कहते हैं थोड़ा सा AC भी फिट करा लो। चलिए ज्यादा वैसे एक डिवाइस आ गई है, डिवाइस आ जो गर्मियों में आप अपने शर्ट में जो है ना वो लगा लीजिए और उसके बाद में कपड़े भी ठंडे कपड़े। चलिए खबर ये नहीं थी जो हमें खबर बिल्कुल नहीं है। खबर ये है कि ज्यादा गेम खेलने वालों की हम बात करना चाह रहे हैं। नुकसान हो सकता है। कुछ ऐसा हुआ है, चीन से ताल्लुक रखने वाले 15 साल नौजवान के साथ एक माह से रोजाना 22 घंटे, मैं हैरान हूँ 22 घंटे अगर गेम खेल रहा था तो क्या वो खाने का टाइम और घूमने फिरने का करना कुछ भी नहीं इसके अलावा। और इसकी वजह से जो उसका लेफ्ट हैंड है वो पैरालाइज हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है कंटिन्यूटी में आप 22 घंटे गेम कुछ कर रहे हैं तो वो मसला तो हो जाता है। अब इनको मकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया और उनके पेरेंट्स का ये कहना है कि गेम इज़ द रीज़न फॉर दैट, और इसकी वजह से जो उनके बेटे हैं उनकी जान ख़तरे में पड़ी है। और वो जो तर्ज़ ज़िंदगी था, ज़ाहिर है इससे बहुत सी चीज़ें जुड़ी होती हैं कि ना वक्त पर सोना, ना वक्त पर खाना, और मोबाइल यूज़ करने से एक्टिविटी कहा जाता है ना एग्जैक्टली। अगर बहुत देर आप बैठे रहें, अगर आप ऑफिस गोइंग भी हैं तो आप कुछ देर बाद उठें, चहलकदमी करें, अपनी बॉडी को मूवमेंट दें, बहुत ज़रूरी होता है। चलिए जी तो हमने बात की, आगे बढ़ जाते हैं। ऑनलाइन ज़रूरी अशिया घर तक मंगवाना, इसके लिए कई मुल्कों में रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर रोबोट की गल हो गई है। अब मेरी पंजाबी खत्म हो गई है, मैं उर्दू में बता देती हूँ। इस बार रोबोट देखिए तो ज़रा किस तरह से हो रहा है ये मामला। कोलंबो की एक सुपरमार्केट है, सार्फिन तक ये ज़रूरी सामान पहुँचाने के लिए कुत्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी खिदमत ले रहे हैं। 8 साल कुत्ता ये एक टोकरी में फल, सब्जियां और दीगर ज़रूरी अशिया सुपरमार्केट से लेकर लोगों के घरों तक पहुंचाता है। और जिस कुत्ते की मालिकन है उनका कहना है कि ये समाजी फासला बरकरार रखने में हमारी मदद करता है और इससे लोग बेहद खुश भी हो जाते हैं कि ये उनके घर पर ज़रूरी सामान लेकर आया, टोकरी भरी हुई है जो कुछ उन्होंने मंगवाया था उससे, तो पीपल आर हैप्पी। वो मेरा ख्याल इसलिए खुश हैं कि जल्दी जल्दी आ जाता होगा ना, भाग दौड़ के ना क्रॉस कंट्री करते करते जल्दी पहुंच जाता होगा किसी जगह पर। कमाल करते हैं आप। चलिए जी बढ़ते हैं आगे और कमाल प्रोजेक्ट की बात करते हैं। अब समझ तो आप गए मैं किस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। वैसे मैं 2 रोज पहले भी इस प्रोजेक्ट से मुतालिक बात की थी, लेकिन किसी और एंगल से बात की थी। एनीवेज जी, BRT प्रोजेक्ट वैसे आपको पता है ये मुकम्मल हो चुका है, बसेस चल रही हैं। और बसेस क्यों चल रही हैं?
इसलिए चल रही है ताकि वो जो ड्राइवर है उनको मालूम हो जाए कि अच्छा ये स्टेशन है भाई, यहाँ ब्रेक लगानी है, इतनी देर रुकना है, यहाँ से अब जाना है आगे, और ये जो पीछे वाली बस आ रही है उसमें कितना फासला होना चाहिए एंड ऑल दैट। तो ये तो मैंने खाना गैर ज़रूरी गुफ्तगू आपसे, खबर ये है ही नहीं। खबर ये है कि बीआरटी प्रोजेक्ट में बोर्ड बाजार के स्टेशन की लिफ्ट से काउंटर वेट चोरी हुआ है। अच्छा, मतलब सुबह मैं किरण बात भी कर रहे थे इस पर कि चोरी भी किया, तो क्या ओनली काउंटर वेट। चलिए जी, सजाद हैदर की रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट देगा, मैं पूछती हूँ क्या चाह रहे थे वो, क्या चुराते वहाँ जाके, किसको मारना था? जी बिल्कुल, हम इस टाइम यहाँ पर बीआरटी के स्टेशन नंबर 24 बोर्ड बाज़ार में मौजूद है और यहाँ पर जो है एक और वो जो है चोरी का वाक़या पेश आया है। यहाँ पर जो है लिफ्ट जो है लोगों के लिए जो नस्ब की गई थी स्टेशन के लिए ऊपर जाने के लिए, उसके जो है काउंटर वेट जो है चोरी हो चुके हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको इस टाइम कमरान अगर दिखा सकते हैं तो बिल्कुल हम इस टाइम लिफ्ट के सामने मौजूद है और लिफ्ट की हालत भी आप लोग देख सकते होंगे। अभी तक ये लिफ्ट शुरू नहीं की जा सकी क्योंकि स्टाफ का काम अभी तक यहाँ पर मुकम्मल नहीं किया जा सका, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो सामान था वो जो है चोरी हो चुका है और स्टेशन इंजीनियर मैनेजर की मुद्दत में पुलिस ने जो है मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। और पुलिस का मैनेजर का यही कहना है कि 3 लाख रुपए मालियत का सामान था जो यहाँ पर लिफ्ट के लिए नस्ब किया गया था, वो चोरी हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है चोरी का जो बीआरटी के उसमें पेश आ रहा है। इससे पहले जो है सरिया भी जो है वो भी चोरी हो चुका है। इसके मुकदमा भी जो है पुलिस ने दर्ज कर लिया है और तफ्तीश का जो है आगाज़ कर दिया गया है। सजाद, बहुत शुक्रिया, आप इस सिलसिले में हमें अपडेट कर रहे थे। तो वो ये बता रहे थे कि ये कोई पहली चोरी नहीं है और हर बार जब ऐसा मामला होता है तो लोग सोचते हैं कि बस ये आखिरी ही मामला हो, इसके बाद ऐसा कुछ ना हो। बहरहाल हम ज़रा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, एक सर्वे आपके सामने रखते हैं, एक सर्वे की मालूमात आपके सामने रखते हैं। मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। ये समझा जाता है कि मोबाइल फ़ोन अब हर शख्स की ज़रूरत बन गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुल्क में हर 2 में से 1 पाकिस्तानी के पास ज़ाती मोबाइल फ़ोन ही नहीं। कुछ 9% अफराद ऐसे भी हैं जिन्हें कभी मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन के इस्तेमाल उन्होंने किया ही नहीं। इन्होंने तो बड़े डिफरेंट स्टैट्स हैं, क्योंकि हम नॉर्मली समझते हैं कि अब तो हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन होते हैं। हाँ, अगर मुझे ये कहा जाए कि हर 2 में से 1 के पास स्मार्टफोन नहीं, मैं तब भी इस पर सवाल उठाऊंगा, क्योंकि आजकल तो हर शख्स के पास ही तकरीबन स्मार्टफोन है। अभी इतने डिफरेंट स्टैट्स हैं, तो वी थॉट टू टॉक अबाउट इट मोर। जॉइनिंग अस टुडे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी। गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको बिलाल साहब। ये तो स्टैट्स बहुत ही डिफरेंट हैं कि हर 2 में से 1 पाकिस्तानी के पास मोबाइल फोन ही नहीं है। ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो पिक किया है। ये सर्वे जो है हुकूमत पाकिस्तान, आप हैरान होंगे जान के कि हर 2 साल बाद एक बहुत ही बड़ा सर्वे करती है। 1 लाख तकरीबन घरानों में तकरीबन 4 लाख अफराद से एक सर्वे किया जाता है जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान के किया जाता है। तो उसको PSLM और HIES के नाम दिया जाता है। उस सर्वे में ये फाइंडिंग्स पेश हुई हैं। इसमें डिस्टिंक्शन है। एक डिस्टिंक्शन ये है कि जो पहली चीज़ की कही जा रही है वो ये है कि ओनरशिप, क्या मैं ज़ाती तौर पर किसी सिम का और मोबाइल फ़ोन का ओनर हूँ या नहीं हूँ। तो जब इस इशारिये के हिसाब से देखें तो तकरीबन 55% लोग ये कहते हैं कि मैं ओनर नहीं हूँ। मगर अगर आप देखें कि यूज़ नहीं करते तो वो शरह सिर्फ 9% की है। तो 55% ओन नहीं करते मगर 9% जो है वो यूज़ भी नहीं करते। हमने इसमें भी देखा कि या मैं इसको यूँ समझ हमने इसमें देखा कि कौन यूज़ नहीं करते, प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल, जो ओनर्स नहीं हैं उनमें हमने देखा कि एक जो लार्जेस्ट डिफरेंस है वो ख़वातीन में है। तो 74% फीमेल्स जो हैं उन्होंने ये बताया कि वो अपना मोबाइल फ़ोन ओन नहीं करती, यूज़ करती हैं मगर ओन नहीं करती, किसी भाई का, वालिद का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करती हैं। ये शरह ख़वातीन में 74 है, मर्दों में सिर्फ 35% है। तो जेंडर जो है ये एक काफ़ी बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है। इसी तरह अर्बन और रूरल इलाकों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। रूरल इलाकों में 61% लोग ये कहते हैं कि वो ओन नहीं करते, ये शरह 45% है अर्बन इलाकों में। और इसमें एज भी कुछ डिफरेंस पैदा करती है। 50+ जो हमारे अफराद हैं उनमें ये शरह जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है और यंगर लोगों में ओनिंग की शरह थोड़ी सी। क्योंकि आपने एज ब्रैकेट की बात की है, तो जब हम ये कहते हैं कि हर 2 में से सिर्फ 1 पाकिस्तानी मोबाइल फ़ोन यूज़ करे, तो डज दैट इंक्लूड इन्फेंट्स, डज दैट इंक्लूड अ किड एज वेल?
जी, इसमें जो सर्वे है ये 10 साल की बड़ी उम्र के अफराद में किया गया है, मगर हमने जो मोबाइल फ़ोन ना ओन करने की शरह जो है वो हमने एज के हिसाब से भी देखी, तो हम थोड़ा हैरान खुद भी हुए कि 19 से 30 साल की उम्र के अफराद में भी 42% ये कहते हैं कि ओन नहीं करते फ़ोन। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि मोबाइल फ़ोन अब भी अगर आप बाज़ार में लेने निकलें तो आपको 4 से 5 हज़ार रुपये तक का एक फ़ोन मिलता है। अगर आप सोचें कि एक आम पाकिस्तानी की पूरे महीने में सेविंग जो है वो भी 4,000 रुपये है, जिसके फिर और भी मसरफ हैं उसको इस्तेमाल मोबाइल करने फ़ोन तो नहीं लेगा। जी, मोबाइल फ़ोन इस वक्त भी एक कीमती शय है जो लोग लग्जरी आइटम है उनके लिए अफोर्ड करना, कि घर में हर शख्स के लिए एक अपना मोबाइल फ़ोन हो जो मैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा ठीक। एक बात और बिलाल साहब, एक बात और प्लीज़ बताइएगा कि जिस सर्वे की आप बात करेंगे, आपने कहा ना हुकूमत पाकिस्तान ये सर्वे करता है और उसके स्टैट्स सामने लेकर आता है, तो ज़ाहिर माजी में भी ऐसे सर्वेज हुए होंगे, तो माजी के सर्वेज और अब का सर्वे कितना डिफरेंस है इन स्टैट्स में? जी बिल्कुल, जो मोबाइल फ़ोन ओन करने की शरह है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हो रहा, मगर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की शरह जो कि नियरली 90% है उसमें सिग्निफिकेंट इजाफा है। एक और चीज़ जिसमें सिग्निफिकेंट इजाफा हो रहा है वो स्मार्टफोन की शरह है। अभी आप जैसे जिक्र कर रहे थे कि लोग सौदा सल्फ के लिए मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं, लोग आजकल बैंकिंग के लिए मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं। एक डिजिटल रेवोल्यूशन की मुस्तकिल बात होती है, वो डिजिटल रेवोल्यूशन का दारोमदार इस स्मार्टफोन के ऊपर है, जो अभी तक पाकिस्तान में सिर्फ 20% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि वो एक स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। तो हमने ये सर्वे और इसकी फाइंडिंग इसलिए भी आवाम के सामने, आपके सामने रखी कि दुनिया भर में एक डिजिटल डिवाइड की बात हो रही है कि जो लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं वो तो बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वो घर बैठ कर काम भी कर सकते हैं, सौदा सल्फ भी मंगवा सकते हैं, आजकल कोरोना में अपने आप को बचा भी सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। मगर ऐसे अफराद जो ये तमाम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, नॉलेजेबल नहीं है, या ख़वातीन की हद तक उन्हें इजाज़त का मामला भी है कि घर में उनको इजाज़त नहीं है मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की, तो कहीं वो लोग पीछे ना रह जाएं इस कुछ मुझे बिल्कुल 2 जुमलों में ये बता सकते हैं आप, ये ट्रेंड बता सकते हैं? क्योंकि देखिए यकायक कोरोना आ जाता है और लोगों के पैटर्न्स थोड़े थोड़े चेंज होने लग जाते हैं, तो अब ये बताइए कि एक तो ये कि पर्सनल यूज़ के लिए मेरे पास मोबाइल हो, या पूरी फैमिली के पास में एक मोबाइल हो और सब उसको यूज़ कर रहे हो, या फिर उसको कोई कमर्शियल यूज़ हो, वो उससे बिजनेस कर रहे हो, थोड़ा सा इसके रुझान में बेहतरी आई है? जी, इस पे हमने सर्वे में लोगों से पूछा कि आपने रिसेंटली ये कोरोना के टाइम पीरियड में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल और स्मार्टफोन का इस्तेमाल जो है उसमें इजाफा किया है, तो तकरीबन 15% अफराद ने ये कहा कि हाँ, कोरोना की वजह से हम भी मजबूर हुए हैं कि कोई रास्ता निकालें अपने आप को स्मार्टफोन इस्तेमाल करने का। तो इसमें यानी पिछले 3 महीने में 15% इजाफा कई मिलियन अफराद जो हैं उन पे मबनी है कि जिन्होंने इंक्रीज्ड यूज़ किया है। जॉब के सिलसिले में जी 15% इस बिग, जॉब के हवाले से जो अभी तक ऑनलाइन की किसी फॉर्म में जॉब करते हैं उसकी शरह पाकिस्तान में 5 से 7% से ज़्यादा नहीं है, और ये एक रास्ता है पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाने का, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो अब ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनको हासिल है। सर, ये तो हमने इस टॉपिक पर बात कर ली, लेकिन मैं चाह रहा था कि एक बात है एक और सर्विस से मुतालिक भी कर लें, क्योंकि वो भी आप लोगों की तरफ से किया गया था कि इस लॉकडाउन के दौरान कितने फ़ीसद पाकिस्तानियों ने कोई अपनी पर्सनल चीज़ बेची अपने हालात को मद्देनज़र रखते हुए? प्लीज़ वो स्टैट्स भी शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, तो हमने सर्वे में लोगों से मुस्तकिल जानने की कोशिश करी कि इकॉनमी के जो मुज़िर असरात हैं उनकी ज़ाती इकॉनमी पे किस हद तक मुतासर हो रहे हैं। तो हमने पूछा कि क्या आपने पिछले कुछ अरसे में
अपना कोई घर का सामान बेचा ताकि आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, अपने ज़ाती या बेहतर सकें, कि मुज़र असरात से बच सकें। तो तकरीबन 9% पाकिस्तानियों ने ये कहा कि वो उन्होंने अपने घर का कोई सामान बेचा, जो कि 21 लाख अफराद बनते हैं। 21 लाख अफराद, 21 लाख घराने बनते हैं। अगर आप 21 लाख घरानों को अफराद पर ले जाएं तो ये शरह जो है तकरीबन 1 करोड़ से भी ज़्यादा अफराद हैं कि जो इस हद तक अपनी गुर्बत की शरह से नीचे चले गए हैं कि उनके लिए उनकी सेविंग, उनके लिए किसी NGO की मदद, किसी गवर्नमेंट की मदद, अब वो भी नाकाफ़ी है और वो अपने घर का सामान बेच रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए, सोसाइटी के लिए, हुकूमत के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि इस लॉकडाउन ने किस कदर मुतासर किया कि तकरीबन 1 करोड़ अफराद इस तरीके से मुतासर हुए कि उन्होंने अपने घर का कोई सामान बेचा जस्ट टू मेक श्योर कि घर में भूख ना हो, रोटी हो। बिलाल गिलानी साहब बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे पर बड़ा दुरुस्त कहा कि उन्होंने लम्हा फिक्रिया है हुकूमत के लिए। लम्हा फिक्रिया हुकूमत के लिए वो इन मामलात को देखें, लोगों को हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, या तो वो हेल्प कर नहीं पा रहे या वो हेल्प करने पहुँचे ही नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सूरज से पीट करके खड़े हैं हम अगर हम इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे। छोटा सा आपका मोबाइल, स्मार्टफोन आपका, ये आपको रोज़गार दे सकता है। सिर्फ ख़रीद ही नहीं सकते, आप प्रोडक्ट को बेच भी सकते हैं, फ़रोख्त भी कर सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 3, अब से जब जब आपके हाथ में आपका सेलफोन हो, आपका स्मार्टफोन हो, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये इस वक्त भी 5-6 हज़ार रुपये का सेलफोन, स्मार्टफोन अभी भी बहुत सारे लोगों के लिए लग्जरी है। एंड क्या कहिए कोरोना को, इस सब के बाद में ये वाकई लोगों के दस्तरस से दूर होता जा रहा है। अब इसको जेंडर भी उन्होंने एलाबरेट किया कि ख़वातीन के पास में कम इस्तेमाल है क्योंकि वो अपने वालिद का, अपने भाई का, अपने शौहर का कभी कभी मोबाइल यूज़ कर रही हैं, लेकिन बात तो प्रॉब्लम की है। और किरण, अगर बिलाल साहब अभी साथ मौजूद हैं, क्योंकि मैंने एक और सर्वे से मुतालिक तो कमेंट ले, लेकिन किरण क्योंकि बहुत से सर्वे इन्होंने किए हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर साथ मौजूद हैं एक और सर्वे पर भी उनका कमेंट ले लें। मैं कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देता हूँ। वो सर्वे ये है जनाब कि हर 5 में से 1 यानी तकरीबन 22% पाकिस्तानी, इनके मुताबिक कोरोना वायरस का असर 1 माह तक मजीद जारी रहेगा। और इस गैलप सर्वे में 20% पाकिस्तानियों के मुताबिक जो कोरोना वायरस है इसका फैलाव 6 माह, और 21% ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनके मुताबिक मजीद 1 साल, जबकि 5% पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके मुताबिक कोरोना वायरस का असर मजीद 2 साल तक रहेगा। यानी जो ये सोचता है कि 1 माह तक रहेगा, उनकी परसेंटेज क्या है, वो 22% है। और जो ये सोचते हैं कि वी हैव टू लिव विद दिस कोरोना वायरस, हमारी जो ज़िंदगी का हमने तर्स बदला है वो हमें बहुत अरसे तक वैसा रखना पड़ेगा, तो वो ये समझते हैं कि अभी इसका असर 2 साल तक रहेगा। वैसे WHO की तरफ से भी यही कहा गया कि कोरोना वायरस इतनी जल्दी जाएगा नहीं, ये अभी यहाँ पर रहेगा। तो बिलाल गिलानी साहब उनके साथ मौजूद थे, हम इनसे कुछ सर्वे से मुतालिक बात कर रहे थे, तो अभी इस सर्वे पर भी मैं चाहता था उनसे कमेंट ले लेते, लेकिन कुछ हम आपको इसके विजुअल्स भी दिखा रहे हैं कि जो सर्वे किया गया है उसमें ज़ाहिर है जो एज ब्रैकेट है उससे मुतालिक भी चीज़ें जो है वो मेंशन की गई हैं। और इसके साथ साथ अच्छा एलेबरेट कर दिया वैसे इस सर्वे को आपने शुएब, है ना? अच्छा आपने बता दिया। थोड़ा सा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और फैसलाबाद की बात करते हैं। फैसलाबादी सिंगर, इनके सुर, इनके अल्फाज बेरोज़गारों के दिल की आवाज़ बनते चले जा रहे हैं। तो जनाब, बेरोज़गार नौजवान गुलूकार कैसे बना, शाहीन शहजादी की रिपोर्ट में जानिए। बेरोज़गारी एक संगीन मसला, डिग्रियां थामे मसाइल की चक्की में पिसे फैसलाबाद के एक जवान ने किस तरह से अपने मसाइल को सुरों में ढाला है, चलिए आपको मिलवाते हैं। अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। ये दुख तो हर एक नए नौजवान का जो ग्रेजुएट होकर निकलता है यूनिवर्सिटी से, तो इसमें हम तमाम की जो है एक इज्तमाही कहानी है, उसे मैंने बयान। मेरा नाम इंजीनियर एहतशाम सैयद है और मैं फैसलाबाद की तहसील चक जुमरा से बिलोंग कर। मैंने कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री हासिल की और उससे पहले मैंने इंजीनियरिंग की थी। जब आपकी तालीम मुकम्मल हुई, यूनिवर्सिटी से निकले, तो क्या ख्वाब थे जो आपके टूट गए? तकरीबन 3-3.5 साल का अरसा मैंने अनएम्प्लॉयमेंट देखी। इंजीनियरिंग के दौरान में तो मेरे बड़े ख्वाब थे कि जैसे मैं निकलूँगा 8 सेमेस्टर्स के बाद तो बड़ी कंपनीज मुझे अप्रोच करेंगी और 6 डिजिट सैलरी दी जाएगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है और हत्ता कि इंटर्नशिप्स तक नहीं ऑफ़र हुई। अच्छा एहतशाम, बताइएगा कि गाना गाने का शौक़ था आपको या बेरोज़गारी ने सिंगर बना दिया? सिंगिंग का शौक़ तो मुझे था ही, लेकिन कहते हैं कि बेरोज़गारी एक ऐसा दुख है जो वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है और इसी दुख को इस गीत की शक्ल दी है। नए जो ग्रेजुएट पास आउट होने वाले उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि
सबसे पहले तो अपनी सब्जेक्ट चॉइस है वो बेहतर करें, जो बेहतरीन सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं आप उन पर फोकस करें। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। कोरोना से मुताल्लिक जो रिसर्च हो रही है वो आपके सामने रखते हैं। अमेरिका, बरतानिया, रशिया, यहाँ पर कोरोना वैक्सीन के कामयाब ट्रायल्स किए गए हैं। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन के मुताबिक जो फार्मा कंपनी है उनके इश्तराक से बनाई गई वैक्सीन की मरीजों में एंटीबॉडीज़ और टी सेल्स पैदा करने में कामयाबी रही है, जिसके बाद बरतानवी साइंसदानों ने 80% उम्मीद जाहिर की है कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन सितंबर तक मार्केट में आ जाएगी। दूसरी जानिब अमरीकी बायोटेक फर्म ने भी ऐलान किया है कि उसकी तैयार करदा कोरोना वैक्सीन 27 जुलाई को इंसानी आजमाइश के आखिरी मरहले में दाखिल हो जाएगी। और अगर हम रशिया की बात करें तो वहाँ महफूज वैक्सीन के कामयाब इंसानी ट्रायल का भी दावा किया गया है। अब एक ट्रायल्स की बात भी हमने आपसे शेयर कर दी, और वो जो बरतानिया की तरफ से कहा गया है कि सितंबर तक ये वैक्सीन मार्केट में आएगी। तो पहले भी उनकी तरफ से यही कहा गया, सबसे पहले ऑक्सफोर्ड की तरफ से ही कहा गया था कि हम ट्रायल कर रहे हैं और हमारी जो वैक्सीन है वो बहुत जल्द मार्केट में आ जाएगी। बड़ा इवेंट आ रहा है, उसकी बात भी कर लेते हैं। बड़ा इवेंट आ रहा है जनाब, फीफा वर्ल्ड कप 2022, इसके शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया और इसके मैचेस कहाँ होने जा रहे हैं जी? कतर, यहाँ पर होने जा रहे हैं। और ये इवेंट शुरू होगा 21 नवंबर से। इस मेगा इवेंट का फाइनल होगा 18 दिसंबर को। इफ्तिताही मैच में मेज़बान कतर की टीम एक्शन में दिखाई देगी। मेगा इवेंट के जो मैचेस हैं ना वो 8 मकामात हैं, बड़े खूबसूरत ग्राउंड है जी, इसके लिए तैयार किए गए। इंतजामात को जो है ना वो हतमी शक्ल दी गई है, तो ये वहाँ पर किए जाएंगे। इफ्तिताही मैच में मेज़बान टीम एक्शन में दिखाई देगी, ये भी होगा जी। तो इसके जो अट्रैक्शंस है ना उसका इंतज़ार तो सबको था, लेकिन कुछ अभी बताया गया है, कुछ ज़रा बाद में बताया जाएगा। सारे के सारे मामलात को फौरी नहीं बताया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा और बता दें किरण कि वर्ल्ड कप में 21 नवंबर से 2 दिसंबर तक रोजाना 4 ग्रुप मैचेस होंगे। 3 से 6 दिसंबर तक प्री क्वार्टर फाइनल्स होंगे। 9 और 10 दिसंबर को आखिरी 8 टीम्स एक्शन में होंगी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 इसके सेमीफाइनल्स 13 और 14 दिसंबर को खेले जाएंगे, जबकि फाइनल होगा 18 दिसंबर को। इतना दूर भी नहीं है, लेकिन लेट्स सी कि जाना आसान होता है या नहीं। आजकल जाना ज़रा मुश्किल है इधर उधर। देखिए क्या होता है, लेकिन इंतजामात उन्होंने जो है ना वो तैयारियां पूरी कर रखी हैं। इसके लिए बड़ी कोशिश की थी इस मुल्क ने कि ये बड़ा इवेंट इनको मिले, और बिल्कुल गैर सियासी इवेंट होने जा रहा है जी। बड़ा अच्छा इवेंट होने चला जा रहा है। चलिए एक और खबर है हमारे पास, इस्लामाबाद के बासलाहियत नौजवान से मुताल्लिक है। स्केच बनाते हैं और ज़बरदस्त स्केच बनाते हैं। वहाब कामरान गए, इनसे उन्होंने मुलाकात की, उनके स्केचेस वो देख कर आए, तो ये उनका जो आर्ट है वो हमारे सामने रखेंगे अपनी इस रिपोर्ट की फॉर्म में। ये हैं अतहर रसूल, जिनका पेशा है रेडियो एडिटिंग, लेकिन शौक स्केच बनाना, वो भी बिल्कुल सस्ता। ना कैनवस की जरूरत, ना रंगों की मोहताजी। जब भी मूड बना कागज और पेंसिल उठाई और जो चाहा बना डाला। मारूफ तुर्क ड्रामे अर्तुगल गाजी के किरदार हों या चौलिस्तानी सकाफत की अक्कासी करनी हो, हॉलीवुड फिल्मों के किरदार हों या कुछ और, अतहर की उंगलियों में ऐसा जादू है जो सर चढ़कर बोलता है। बचपन से ही मैं बनाता आ रहा हूं और ये मुझे मेरे बाबा से विरासत में मिले थे। कुछ स्केचेस बिल्कुल जल्दी बन जाते हैं, कुछ पे ज़्यादा टाइम लगता है। जिस तरह मैंने अर्तुगल का बनाया था, इसमें 2.5 से 3 घंटे का वक्त दरकार हुआ। हलीमा सुल्तान का बनाया था तो उसमें मुझे 7 घंटे लगे थे। अतहर के साथ काम करने वाले भी उनके फन के मोतरिफ हैं, तभी तो दोस्त और कोलीग्स मनपसंद स्केच बनाने की खूब फरमाइशें करते हैं। एक दिन मैंने इसको बनाते हुए देखा और मैंने देखा यार ये तो बहुत अच्छा स्केच बना लेता है, तो टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है और काफी अच्छा काम कर रहा है ये। बचपन से ही स्केच बनाने वाला ये नौजवान कहता है कि ये ऐसा शौक है जो इंसान की शख्सियत में मुस्बत तब्दीलियां लाने के साथ मनफी सरगर्मियों से भी महफूज रखता है। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। अच्छा, कुछ ट्रेंड्स की बात करते हैं, कुछ ऐप्स की बात करते हैं जिसके ऊपर बहस चल निकली है, क्योंकि इसके नतीजे में, इसके इस्तेमाल के नतीजे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने में आ रहे हैं। बहस क्या है वो बाद में बताऊंगी, पहले मैं कुछ वाक़यात बता देती हूँ। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी टिकटॉक की मकबूलियत बढ़ती चली जा रही है, इसके यूज़र्स दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इसको यूज़ करने वाले नौजवान अपनी वीडियोज़ बनाते हैं और फिर मशहूर होने के लिए, लाइक्स के लिए और नंबर्स बढ़ाने के लिए वो किसी भी ख़तरनाक आइडिया तक पहुँच जाते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बहुत सारे मसाइल को जन्म दे रहा है, लोगों की जानें भी जा रही हैं। जानी नुकसान, मैं चाहती हूँ कि मैं इसके ऊपर भी बात कर लेती हूँ।
एक जानिब तो ये हुआ जनाब कि पुलिस टिकटॉक के तमाम तर मनफी पहलुओं पर एक रिपोर्ट मुरतब कर रही है। क्या क्या वाक़यात हो रहे हैं इसके यूज़र्स के, नौजवानों के दरमियान झगड़े, फसाद हो जाना, फायरिंग के वाक़यात और फायरिंग के साथ साथ टिकटॉक बनाना, असलहा लहराना, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं कि जो देखने में आ रहे हैं। अब DIG ऑपरेशंस कहते हैं कि एक तरफ तो PUBG था और अब ये टिकटॉक, इसको बंद होना चाहिए। हुक्काम का कहना है कि वालिदैन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि नौजवान नस्ल क्या कर रही है उन्हें मालूम हो, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। संगीन जराइम फिर इस तरह से रिपोर्ट नहीं होंगे, उनके अपने बच्चे सबसे बच सकेंगे। तो जैसे मैं आपसे कह रही थी ना कि ये मसाइल तो रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन दो तरह की बहस है। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि इसको होना नहीं चाहिए और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई किसी ऐप के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। डिपेंड तो ये करता है ना कि यूजर ने क्या डिसीजन लिया, उसने किस पीक पे जाके सोचा या उसका तर्ज फिक्र क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किरण, क्योंकि हमने इस वक्त तस्वीर भी दिखाई है खातून की और हमने एक सलाखों के पीछे खड़ा इंसान भी दिखाया, तो उससे मुतालिक भी हम शेयर कर लेते हैं कि मामला क्या है। और ये शेयर इसलिए कर रहे हैं कि पुलिस रिपोर्ट मुरतब कर रही है, क्यों, ये उसकी बेस बना है। ये वाक़या उसकी बेस बना। एक खातून थी, टिकटॉक पर वीडियोस बनाती थी। 10-12 रोज़ कबल टिकटॉक पर उनकी दोस्ती हुई। उस शख्स ने उस खातून को रात 2 बजे बुलाया। वो खातून उससे मिलने गई, उसके साथ ज़्यादती हुई। उस खातून ने वो रिपोर्ट किया और अब वो मुलज़िम गिरफ़्तार हुआ है जेहलम से। रिपोर्ट किया, बड़ा अच्छा किया, लेकिन यहाँ पर हम ये भी कहते हैं कि इट्स नॉट अबाउट टिकटॉक, इट्स अबाउट एनी प्लेटफॉर्म जहाँ पर इस तरह दोस्तियाँ हो जाना और उसके बाद किसी का किसी से मिलने यूँ जाना एक ऑड आर में, एक ऑड लोकेशन पे। हमें ये सिखाना है अपने नौजवानों को, सिर्फ लड़कियों को नहीं लड़कों को भी, कि किसी अनजान शख्स से दोस्ती नुकसानदेह हो सकती है। किसी ऑड आर में, ऑड लोकेशन पर जाना खतरनाक हो सकता है। वो खतो किताबत के ज़माने से शुरू कीजिए, टेलीफोन तक जाइए और फिर स्मार्टफोन तक आ जाइए और इन ऐप्स तक आ जाइए, मसला यही रहेगा। लेकिन इस वक्त चूँकि बात हो रही है टिकटॉक, उसके यूजर्स को पहुंचने वाले नुकसान की, उनके डाटा की, उनके राइट्स की, तो हम करते हैं कोशिश। और आज हम किरण स्टार्ट करते हैं टिकटॉक से। उसकी बिल्कुल बेसिक बात से स्टार्ट करेंगे। हमें ज्वाइन किया हेड ऑफ डिजिटल राइट्स फाउंडेशन निगत दाद साहिबा ने। बहुत शुक्रिया निगत, आप साथ मौजूद हैं हमारे। निगत, ज़ाहिर है ये इशूज़ तो हमने रिपोर्ट किए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप प्लीज़ हमें बताइएगा, टिकटॉक विच इज़ अ चाइनीज़ एप्लीकेशन, जब कोई इसको डाउनलोड करता है वो एक्सेस मांगता है। अब ज़रा आवाम को ज़रा समझाइएगा, वो जो एक्सेस मांगता है, ये एप्लीकेशन जब एक्सेस मांगती है, एक्सेस किस चीज़ का मांगती है? गैलरी का मांगती है, सिम का मांगती है, ईमेल आईडी का मांगती है, कौन सा एक्सेस मांगती है? बहुत शुक्रिया। देखिए, टिकटॉक भी ऐसी ही बहुत सी मिलियंस ऑफ एप्स में से एक ऐप है जो कि उतना ही आपसे एक्सेस मांगते हैं जितनी बाकी एप्स जो हम इंस्टॉल करते हैं उनका वो मांगती हैं। एक जो थोड़ी जो बाकी ममालिक को कंसर्न है वो ये कि टिकटॉक बेसिकली एक चाइनीज ऐप है, तो आपका डेटा किसके पास जा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम जो बाकी एप्स हैं, जो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो US बेस्ड हो या डेवलप्ड कंट्रीज में हो, डेटा तो उनके पास भी आपका जा रहा है। सबका मॉडल तो डेटा माइनिंग है। टिकटॉक जो है वो ठीक है, वो डेटा कलेक्ट करते और सारे उसमें बहुत से मसाइल हैं, लेकिन एट द सेम टाइम टिकटॉक एक मुनफरिद ऐप इस वजह से है कि उसने उन लोगों को आवाज दी है जो कि आम तौर पे जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे अपनी आवाज नहीं रेज कर सकते या अपना टैलेंट नहीं दिखा सकते। तो अगर आप देखें कि टिकटॉक पे जो बहुत मशहूर लोग हैं और पूरी दुनिया में वो तमाम वो लोग हैं जो कि एक लोअर मिडिल क्लास या गरीब तबके से हैं, जिनको कहीं और मौका नहीं मिलता, जिनको और कहीं मौका नहीं मिलता परफॉर्म करने का, कहीं नहीं मिली, जहाँ टिकटॉक पे ठीक है अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलती, तो ये एक आसान उनके पास रास्ता होता है। मुझे ये बताइएगा निगत, क्या हमारे पास स्टैट्स हैं कि पाकिस्तान में टिकटॉक के यूजर्स कितने हैं? मेरे पास स्टैट्स तो नहीं है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि यूजर्स जो हैं वो इस वक्त मिलियंस में हैं। बट एट द सेम टाइम जो टिकटॉक की दूसरी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने पूरी दुनिया में से 14 मिलियन वीडियोस जो थी वो अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव की थी, जिसमें से सिर्फ 3 मिलियन जो थी वो पाकिस्तान से रिलेटेड थी। तो आप अंदाजा लगा सकते वीडियोस हैं कौन कि सी पाकिस्तान में कितने ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो वीडियोस रिमूव की थी जो पाकिस्तान से 3 मिलियन बनती हैं, ये वीडियोस कौन सी थी? क्या इसमें असलहे की नुमाइश थी? क्या इसमें वॉयलेंस था? क्या इसमें कुछ और मामले थे?
टिकटॉक की अपनी जी पॉलिसी है और वो बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरह है कि जो कंटेंट जो है उनकी पॉलिसी गाइडलाइन को या कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट करेगा तो वो उसको हटा देंगे। उसमें ये बिल्कुल जो आप बता रहे हैं, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, हेट स्पीच, नफरत अंगेज मवाद या जिस तरह असला लहराना, तो वो भी शो करता है कि रियल लाइफ में हार्म भी पहुंच सकता है। पोर्नोग्राफी, इस तरह की जो सारी हैं वो उनकी उसमें शामिल हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस में। लेकिन में एक जो मसला आता है वो ये है कि चूंकि इतना कंटेंट जनरेट होता है टिकटॉक पे, तो बहुत सी चीजें रिपोर्ट नहीं भी हो पाती। तो जो नहीं हो पाती वो फिर ऑफ कोर्स प्लेटफॉर्म पे रहती हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म खुद से तो एक्शन नहीं लेता जब तक उसको कोई यूजर जो है वो रिपोर्ट ना करे। तो ये इसमें थोड़ा सा इशू आता है। लेकिन एक बात थोड़ी ऐड करना चाहूंगी मैं कि ये जो अभी जो मामला आ रहे हैं सामने, जो आपने खुद भी कहा कि वो बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी हैं, 70 से 80% जो कंप्लेंट्स फेसबुक के हवाले से जाती हैं फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, वो ब्लैकमेलिंग होती है आपके जो इमेजेस हैं, इंटीमेट इमेजेस और वीडियोस के ऊपर। एग्जैक्टली ये पूछना था, ब्लैकमेलिंग एक तो ये कि होती चली जा रही है, डाटा तक एक्सेस भी आ जाता है जी। कभी कभी ये होता है कि आपने खुद कंटेंट दिया, वो पिक्चर हो या वीडियो, और वो आपने एक बंदे तक दिया था, वो उसने आगे स्प्रेड कर दिया और फिर उसके बाद में उसने मजीद थ्रेट करना शुरू किया। प्लीज अब जब आप इसका जवाब दे रही है ना, तो थोड़ा सा समझाइएगा लोगों को किस तरह से बच सकते हैं सबसे। अच्छा, बचने की भी मैं बात करती हूँ, लेकिन एक चीज ये कि चीजों को अब जितनी तेजी से हम डिजिटल एज में जा रहे हैं, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में आके ये बात करती हूँ कि बैनिंग और सेंसरशिप जवाब नहीं है। हम कितनी चीजों को बैन करेंगे, कितनी चीजों को सेंसर करेंगे, खासतौर पे वो एप्स जो आपकी क्लास स्टीरियोटाइप को चैलेंज कर रही हैं, जिसमें कोई एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसमें कोई इथनिसिटी की नहीं है, रिली हर तरह का तबका आपको टिकटॉक पे नजर आएगा। और दूसरी चीज ये कि जो बचने की बात है, ये बड़े डीप रूटेड इश्यूज हैं, ये हमारे माशरे के इश्यूज हैं जो कि हमें ऑनलाइन नजर आते हैं। तो एक ऐप को बैन करने से आपकी सुसाइड्स कम नहीं हो जाएंगी और ना ही जो अदर बाकी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। हम लोगों को ये देखना, और लॉ इन्फोर्समेंट को भी, कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको एड्रेस करके हम ये इन तमाम चीजों से, हवाई फायरिंग तो शादियों पे भी होती है, कितने लोग मर जाते हैं। वैसे ही हवाई फायरिंग सालाना जब आपका नया साल शुरू होता तब होती है। तो मेरा ख्याल में ये लेकिन निगत जो आपने डिस्कस करने वाली नो डाउट, बट जो आपने पॉइंट रेज किया इस वक्त असलहे से मुताल्लिक, उसमें ज़ाहिर है अगर हम ये बात करें कि इस वक्त जो डिस्कशन हो रही है इन इश्यूज़ के बाद हो रही है, जो मामला रिपोर्ट है उनके बाद हो रही है, पुलिस अब एक रिपोर्ट मुरतब करेगी कि इसकी बैड साइड क्या है। उसमें ज़ाहिर निगत एक मामला ये है कि उसमें जब कोई नौजवान, कोई कम उम्र लड़का या लड़की जब ऐसे वीडियोज़ देखते हैं जिसमें बहुत लाइक्स आए होते हैं और उस वीडियो में असलहे का इस्तेमाल हुआ होता है, और जब वैसे वीडियो बनाने लगते हैं कि अक्सर ऐसे चैलेंजेस भी इन प्लेटफॉर्म्स पर होते हैं कि आप ये वीडियो बनाइए, इस तरह वीडियो बनाइए, बनाते बनाते वो वीडियो जान चली जाती है। और दैट इज़ द रीज़न कि वो कहते हैं कि ऐसी ऐप्स पर पाबंदी हो। आपकी बात दुरुस्त कि और इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए, ऐप्स को बैन करना हल नहीं है, लेकिन इन इश्यूज़ को हल कैसे करें फिर? ये भी तो हो सकता है कि पाकिस्तान अपने लेवल पर काम करे कि ऐसी वीडियोस को खुद से रिपोर्ट करे, एक ऐसा डेस्क हो जो देखे, इसको रेगुलेट करे कि ऐसी वीडियोस को रिपोर्ट करना है। बट फिर भी समहाउ रिपोर्ट करना काफी नहीं रहेगा। क्या लगता है आपको? देखिए, ये दो चीजें हैं। एक तो ये कि आपका जो यूजर है उसमें कितनी अवेयरनेस है कि वो अगर ऐसे कंटेंट को देखे तो वो रिपोर्ट करे, बट अगर रिपोर्ट भी करे तो कैसे करे। बहुत से लोग जो टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये भी देखें, जो यूजर बेस है वो आपके ज्यादा देहातों से है और जो पॉपुलर लोग हैं वो भी ज्यादा देहातों से हैं। तो रिपोर्टिंग कैसे करेंगे? क्या उनको ये नॉलेज है या अवेयरनेस है? लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सा कंटेंट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं, बट मैंने काफी महीने पहले इस ऐप को देखना शुरू किया और ऑब्जर्व करना शुरू किया। ये जो असले की नुमाइश और ये बहुत अर्बन क्लास से आता है, और जो बाकी जो देहातों से जो लोग कंटेंट बनाते हैं उनका कंटेंट इंतहाई हार्मलेस होता है और बहुत मजाहिया अंदाज में और एक वैलिडेशन जो उनको चाहिए होती है।
तो मेरे ख्याल में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी यूजर बेस जो है क्या उसको रिपोर्टिंग का पता, बट एट द सेम टाइम पुशिंग दीज सोशल मीडिया नेटवर्क्स एंड ऐप जो ऐप ओन करती हैं कंपनीज, कि आप कितना विजिलेंटली काम कर रहे हैं कि अगर रिपोर्ट्स नहीं भी आ रही तो फिर आपके एल्गोरिथम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऐसे कंटेंट को जो कि आना ही नहीं चाहिए आपकी ऐप के ऊपर। सही, बहुत शुक्रिया निगत, आप साथ मौजूद थी और आपने भी जिस तरह कहा कि इनका हल नहीं है, बट एट द सेम टाइम कुछ मॉडल्स मौजूद है जैसे कि जीसीसी कंट्रीज़ में मॉनिटरिंग होती है और इस तरीके से होती है कि अगर कोई ऐसा मवाद शेयर किया जाए किसी प्लेटफॉर्म से तो एक्शन लिया जाता है, और वो मॉनिटरिंग उस गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है, वो उस एप्लीकेशन की तरफ से भी नहीं की जा रही है, उसमें रिपोर्टिंग का भी मामला उस तरीके का नहीं है कि यूज़र खुद रिपोर्ट करे, वो मॉनिटरिंग डेस्क है जो कि इस पर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी इस सिलसिले में काम होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा बहुत कुछ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। अब मैं एक मामला आपके सामने रखती हूँ पायलट्स का। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने गैर मुल्की एयरलाइंस में मुलाजमत करने वाले 104 पाकिस्तानी पायलट्स में से 96 के लाइसेंस क्लियर करार दिए हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज इसी सब के ऊपर बात करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला बन गया था कराची में तैयारा हादसे के बाद में। अफसोसनाक वाक़या था, और उसके बाद उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक सिचुएशन ये बन गई कि फ्लोर ऑफ द हाउस मिनिस्टर साहब आए और वो आके कहें कि ये सारे के सारे जाली लाइसेंसेस के हामिल जो है ना वो पायलट्स थे। बट दो बातें थी, एक तो ये कि तस्दीक शुदा या गैर तस्दीक शुदा या कहीं ना कहीं कोई पेपर वर्क रह गया, इसको जाली नहीं कहा जा सकता। दूसरे ये कि अब जबकि लाइसेंसेस क्लियर करार दिए गए हैं तो अब सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो चुकी है। क्या इस सब के बाद में इस सारी की सारी सूरत हाल को सहारा मिलेगा या नहीं, और ये सारा का सारा मामला क्या है, हम कोशिश करेंगे कि जनरल सेक्रेटरी पल्पा कैप्टन इमरान नरे जो साहब हमारे साथ में उनसे बात कर सके। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हमें थोड़ा सा समझाएंगे आप ये कितना सब्र आजमा रहा सारे का सारा प्रोसेस, और अब मामला किस रुख को हैं, किस तरफ को हैं? आई थिंक हमें आपको फिर से डायल करना पड़ेगा। हम कोशिश करते हैं कि इस सिलसिले में थोड़ा सा क्लैरिटी दरकार है। नोटिफिकेशन आ भी जाता है और उसके बावजूद भी थोड़ी सी क्लैरिटी ना आए तो फिर सवाल करने की गुंजाइश तो रहती है। हम कोशिश करेंगे इस पर बात करें। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने गैर मुल्की एयरलाइंस में जो पायलट्स काम कर रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम्स का अब सामना करना पड़ रहा था इस सारे के सारे मंजरनामे में, अब इस बारे में उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया। तो अब हम कोशिश कर रहे थे कि इसके बारे में बात कर लेते। क्या था जी टोटल, अगर आप बता सकें? आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, हम सबको याद है जो गुलाम सरवर खान साहब ने पार्लियामेंट में कहा था कि 860 एक्टिव पायलट्स हैं। उन्होंने कहा था कि 262 ऐसे हैं जिनकी जगह किसी और ने एग्ज़ाम जो है वो दिया है। उन्होंने कहा कि 54 ऐसे केसेस थे कि जहां पर 28 पायलट्स को शो कॉज दिए गए और 18 पायलट्स की पर्सनल हेयरिंग हुई, और उन्होंने ये कहा था कि उसमें से 9 पायलट्स ऐसे थे जिन्होंने रोते हुए कन्फेस किया था। गुलाम सरवर खान साहब के इस बयान के बाद एक जुमला और वो बयान में जो बार बार आपको सुनाई भी देगा और अफसोस भी होगा, वो ये कि हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। तो ये जुमला इंतहाई तकलीफ दे था किसी भी पाकिस्तानी के लिए। इसकी वजह से नुकसान पहुंचा, हमारे उन पायलट्स को नुकसान पहुंचा जो कि दूसरी एयरलाइन में इस वक्त सर्विसेज दे रहे हैं। कैप्टन इमरान नरेजो साहब से हमारा राब्ता बहाल है, जनरल सेक्रेटरी पाल्पा हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर कल का एक लेटर और उसके बाद दोबारा से बहस हो रही है कि इस मामले को जिस तरह से टेकअप करना चाहिए था उस तरह से टेकअप हुआ नहीं, क्योंकि जिन पायलट्स से मुताल्लिक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि तकरीबन 96 पायलट्स 104 में से ऐसे हैं जिनके लाइसेंस दुरुस्त हैं, और साथ ही जो बाकी 8 बचते हैं उनकी तस्दीक का अमल जारी है। और साथ ही सर जिस तरह एक लाइन का इस्तेमाल किया गया है कि इस मामले को गलत अंदाज में पेश किया गया, उससे नुकसान हुआ। प्लीज योर कमेंट ऑन दैट। बिल्कुल आपकी बात से मैं कंटिन्यू करूंगा। इस मामले को फ्रॉम द फर्स्ट डे ही गलत तरीके से पेश किया गया। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट की बात करूंगा कि जिस तरह से उनको मिसगाइड किया गया और गवर्नमेंट ने बगैर रियलाइज किए जिस तरह 262 का और नाम लिया पायलट्स का, क्या किसी के पास प्रूफ है कि 262 पायलट्स के लाइसेंस जाली है? ये शुरू से ही अमल गलत है। ये कॉन्स्पिरेसी थी पीआईए को तबाह करने के लिए, सिविलेशन को तबाह करने के लिए, क्योंकि ये बैकबोन है हमारी पाकिस्तान की। आज आप देखें पीआईए के नाम पाकिस्तान का नाम ऐसे जुड़ा है कि दोनों एक है। ये हमारी नेशनल एयरलाइन है, और जिस तरह से इसको बदनाम किया गया और सिविलेशन के इदारे को बदनाम किया गया, तो आज ये हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर हो गया। अभी भी वक्त है। हम फ्रॉम द 8303 जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से हमने अपने आप को सोचने पे मजबूर किया कि आखिर पाकिस्तान की एविएशन के साथ क्या होने जा रहा है। और आज भी मैं आपके प्रोग्राम के बताना चाहता हूँ कि लोग जो अभी भी ऐसे बैठे हैं जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ कदमों पे खड़ा करें
वो लोग अपनी कमीशन बनाने के लिए दूसरे एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में लाना चाह रहे हैं। अभी तक कोई, जहां तक मेरी इतला है, कोई ऐसा अमली इक़दाम नहीं किया गया कि एआसा से बात करके उनको यकीन दिला के अपने जहाज़ों को वापस उड़ाने के काबिल किया जाए कि जनाब हम करने को तैयार हैं, अगर हमें एक टाइम पीरियड दे, क्योंकि इनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। हम फ्रॉम द फर्स्ट डे बोल रहे हैं, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। जो अमल शुरू किया गया, जिसको 262 को लहरा के बताया गया, क्या वो उस लिस्ट को सिविलेशन एक्सेप्ट करती है? हरगिज नहीं। सिविलेशन ने जो अपना जवाब जमा कराया हुआ है, वो जवाब जिस दिन इंशाल्लाह 20 जुलाई को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने खुलेगा, तो पाकिस्तान का एक एक बच्चा देखेगा कि जिस तरह से पाकिस्तान की तस्वीर की गई, पाकिस्तान के इदारों की तस्वीर की गई, पाकिस्तान के पायलट की तस्वीर की गई, तो कौन लोग थे। और हम फिर उस वक्त जवाब मांगेंगे गवर्नमेंट से और जनाब जस्टिस गुलजार से, उन लोगों को कैसे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये मामला तबाह कर दिया। ठीक है सर, अब इस मामले पर अब 20 जुलाई को ही बात करनी बनती है, क्योंकि ज़ाहिर है जो लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट में वो सब सामने आएगा, उसके बाद इस पर मजीद बात होगी। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और इस सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे थे। वक्त क्योंकि कम है, फ़ौरन से आगे बढ़ जाते हैं। एक और मामला आपके सामने रखते हैं। एहतजाज हुआ था और वो शादी हॉल्स मालिकान एसोसिएशन उनकी तरफ से किया गया था और उन्होंने कहा था कि हम 2 अगस्त को यानी ईद के फ़ौरन बाद शादी हॉल्स खोलेंगे। ये भी कहा था कि कुछ मुज़ाकरात हुए हैं और कुछ मुज़ाकरात मज़ीद हो रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम गुज़श्ता रोज़ एक नया नोटिफिकेशन आता है सिंध हुकूमत का कि 15 जुलाई का नोटिफिकेशन है कि मजीद 1 माह के लिए शादी हॉल्स, स्कूल्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स बंद रहेंगे। और यूँ ये 5वां महीना हो जाएगा ऐसी सारी सिचुएशन में। तो सदर ऑल कराची शादी हॉल ओनर्स एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद है। राना रईस साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन है? हुकूमत के साथ में मामला तय पाएँ, मामला आगे बढ़ें और मामला मामूल पर आएँ? देखिए, हमने 13 जुलाई को एक प्रोटेस्ट किया नेशन वाइड पूरे पाकिस्तान से। जितने भी पाकिस्तान के बड़े शहर हैं उसके अंदर भरपूर तरीके से हमारे जो शादीहाल मालकान और उनसे जो मुंसलिक लेबर है उन्होंने उसके अंदर शिरकत की और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया। और इसी तरीके से कराची के अंदर भी प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन वहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट शख्सियत ने हमें आके हमारे साथ कोई दादरसी नहीं की, ना हमसे आके मुलाकात की। तो हमने अपनी मदद आप खुद ही हमने ऐलान किया कि हम अपने वर्कर्स को, अपनी एलाइड इंडस्ट्री को जो हमसे जुड़ी हैं, जो हम कहते हैं हमारे साथ 50 एलाइड इंडस्ट्रीज हैं, हम उनको सिसकता बिलकता नहीं देख सकते थे, हम भूखा मरता नहीं देख सकते थे। 4 माह का पीरियड हो गया, गवर्नमेंट ने जो है वो उसकी अनाउंसमेंट ज़रूर की है बंद कर दो, और हमने बंद किया हुआ है। क्या मुझे आप बताएं, इन 4 माह के अंदर गवर्नमेंट के किसी भी अफसरान ने, किसी ने आके हमारे मेंबर्स को किसी भी किस्म की एड दी है? वो कह रहे हैं 1 महीना और बंद रखें। अब बताइए आप लोग क्या करेंगे? देखें, 1 महीने का जहाँ तक नोटिफिकेशन का ताल्लुक 15 जो मैं समझाऊँ 15 तारीख को ये वैसे ही नल एंड वाइट था। अगर ये नल एंड वाइट होता और ये अगर नेक्स्ट नहीं देते, नोटिफिकेशन को एक्सटेंड नहीं करते, तो इसका मतलब ये था कि तमाम चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती। तो मैं इस चीज़ को इस तरीके से देखता हूँ कि इसको इन्होंने एक्सटेंशन दी है और उन्होंने जो हमें इंगेज किया है, जो हमसे मुज़ाकरात किए हैं, मैं उसको इस निगाह से देखता हूँ कि उन्होंने हमसे कमिट किया है। हमने डेट दी थी 2 अगस्त की, उन्होंने हमसे कमिट किया ईद से पहले इंशाल्लाह ताला आपके तमाम शादेंगे। और अब की दफ़ा उन्होंने हमसे वादा किया है कि NCOC की जो मीटिंग होगी उसके अंदर आपका नुमाइंदा भी बिठाया जाएगा सूबे की तरफ से। ये मैं नासिर हुसैन शाह साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे तमाम मुतालबात को सुना। यानी सर, जो कल का नोटिफिकेशन है उसने कोई परेशानी आपके लिए क्रिएट नहीं की? देखिए, मैं आपको इस चीज़ के बारे में क्लियर कर चुका हूँ। ये मैं समझता हूँ रूटीन वर्क है। अब जब एक चीज़ एक्सपायर हो रही है तो उसको एक्सटेंशन तो देनी पड़ेगी। तो जो चीज़ें उसके अंदर थी और वही सारी चीज़ें अभी भी बंद है। लेकिन जो नासिर हुसैन शाह साहब ने स्टेटमेंट दिया और जो हमसे बात की है उसके अंदर उन्होंने हमें यकीन दहानी करा दी है। ठीक है, अब एक बात और बता दीजिएगा सर। एक और बात मैं आपको बताता चलूं, इसी तरीके से पंजाब के जो वजीर हैं मियां असलम इकबाल साहब, उन्होंने आके डेट अनाउंस की है पंजाब के अंदर प्रोटेस्ट के अंदर, वर्कर के पास आके, और जितने भी मेंबरान वहाँ पे हमारे शादीहाल मालकान जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसी जगह पे आके उन्होंने जो है वो उनको डेट अनाउंस करके दी है। वो भी कहते हैं कि इंशाल्लाह ताला ईद से पहले आपके तमाम शादीहाल खोल देंगे। सर, आप SOPs से मुतालिक बता दें कि SOPs आप लोगों की तरफ से तय हुई हैं, आप लोगों ने बना कर दी हैं, या कि गवर्नमेंट ने आपको दी है कि ये SOPs हैं जो फॉलो करनी होंगी? देखिए, हम स्टेक होल्डर हैं, हमारा फर्ज बनता था, हम इस जो है मुल्क का हिस्सा हैं
हम इस काम को जानते हैं, समझते हैं। हमने जब अपील की थी उसके साथ हमने SOPs भी थी। वेरी नाइस। अगर शेयर कर पूरे सकें पाकिस्तान की तरफ से जी, पूरे पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको बेसिक SOPs इसकी सारी बता देता हूँ। हमने ये चीज़ तय की थी कि हम जो भी पार्टी करेंगे सबसे पहले हम अंडरटेकिंग लेंगे पार्टी से, मेक श्योर करेंगे कि वो अपने लिमिटेड गेस्ट लेके आए, जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं उस उतनी क्वांटिटी में हम तकरीब को ना करें, ये मेक श्योर करें। और जो गेस्ट को वो बुलाएंगे उनको एजुकेट करें। इसलिए तकरीबात जो है अमूमन महीना, 2 महीना, 3 महीने पहले बुक होती हैं, तो वो इन्विटेशन पहले दें, एजुकेट करें और जो बीमार हो उसको अवॉइड करें। सेकंड चेक बिन हम बुलाए अपने मेहमान का क्या करें? ये इसका तो आपको खुद भी अंदाजा होगा, बिन बुलाए मेहमान बुलाए मेहमानों से ज्यादा आते हैं। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, ऐसा होता होगा और होता है। मेन डोर के ऊपर हम सेकंड चेक रखेंगे, मास्क, ग्लव्स और जितनी भी प्रिकॉशंस है बेसिक्स, ये अगर डोर पे नहीं ली गई, मेन डोर पे उन्होंने नहीं फॉलो की, तो हम गेस्ट को अंदर आने नहीं देंगे। वापस जाएगा। देखिए ठीक है, हम अंदर ही नहीं आने देंगे उसको अगर या कोई बीमार भी है। अच्छा, जो आज भी एक खानदान एक घर के अंदर जो है वो साथ रहता है, तो हम मेक श्योर करेंगे एक फैमिली एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक टेबल पे बैठे, उसका डिस्टेंस 2 मीटर का फैमिली से घुलना मिलना ना हो। ठीक है, ये SOPs हैं जिनसे मुताल्लिक आप लोगों ने तैयारी की है। शुक्रिया सर, सॉरी वक्त कम था वरना और बात आपसे लाजमी करते। आप साथ मौजूद थे और SOPs तैयार की गई शादी हॉल्स एसोसिएशंस की तरफ से, उनसे मुताल्लिक शेयर करते। लेट्स सी कि अब ये बात वाकई NCOC में उस तरीके से उठाई जाए। बिन बुलाए मेहमान वाली बात तो कोरोना वायरस के बाद भी रहनी चाहिए ना, वो वाला चेक। ये बहुत ज़रूरी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए जी, अब आपसे करेंगे मुलाकात कल। अगर आप बाहर निकले एहतियात के साथ और अगर कहीं से इनविटेशन आ जाए तो ज़रा सोच लीजिएगा कि अब आपने SOPs के साथ जाना होगा और इनविटेशन लेकर जाना होगा, नहीं तो वापस जाना होगा। मास्क लेकर जाएं वरना वापस जाएं। कल करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।